ऐसे नंबर 610, बहुत छोटा स्टैंडर्ड है, टेंशन नहीं है। देखो दिख रहा है आपको स्टैंडर्ड कितना छोटा है, 2 3 4 5 6 6.5, बस 6.5 पेजेस का स्टैंडर्ड है। उसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एंड यू माइट बी नोइंग ऐसे 610 इज व्हाट रिवाइज्ड। पिछले के पिछले अटेम्प्ट में रिवाइज हो चुका था, तो भैया ये पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा नहीं है, 6.5 पेजेस का तो चैप्टर ये है, स्टैंडर्ड है, उसमें क्या है, बिग डील है ना। तो रेडी हो गया आप लोग? सर्च देखिए कैसे तो भी लग रहा है अंदर ही अंदर, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट, अब अच्छे से पढ़ना है इसको, है ना। जैसे मैं हमेशा रोज कहूंगा आपको, कुछ भी आपको देखो, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको डाउट्स ना आए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि डाउट्स आए ना, कुछ तो डाउट्स आएंगे आपको। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर सपोज टू आस्क, ओके, यू आर फ्री टू आस्क। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। पहले मेरे हिसाब से आपको एक थीम, एक स्ट्रक्चर दूं आपको, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन नोट्स में वापस से रीड कर लेंगे पूरा पूरा, है ना। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ ना मस्त ज्ञान देता हूं। थोड़ा अपन एक बेस क्रिएट करेंगे, एक थीम क्रिएट करेंगे, देन वी विल कम टू नो व्हाई एसए 610 केम इनटू पिक्चर, and then if the other the principal auditor is requiring to use the work of the internal auditor, then what is the responsibility and the procedures to be followed in respect to the work to be used by the other नहीं principal auditor। ठीक है, अब नया स्टैंडर्ड है। अब ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से सुनना, पूरा एकदम है ना हिस्ट्री में जाते हैं अपन। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब सुनना समझना, ऑर्गेनाइजेशन, अब ये 610 के अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा ये इंट्रोडक्शन है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वी सी दैट देयर आर डिफरेंट लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड देयर इज व्हाट द बॉटम लेवल। सो ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, आपको तो मालूम होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक रीजनेबल अश्योरेंस देना पड़ता है। किसको? ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस देना पड़ता है। किसको? विल से हियर दी प्रिंसिपल ऑडिटर नहीं बोलेंगे, एक इंटरनल है तो दूसरा कौन है? एक्सटर्नल है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को रीजनेबल अश्योरेंस देना पड़ता है एक्सटर्नल ऑडिटर को, that financial statements, बोलो बच्चों, complete the sentence, that financial statements are free from material misstatement। बहुत सही, okay, so that financial statements are free from material misstatements। so ये assurance देने के लिए हमने पढ़ा था, टू गिव दिस टाइप ऑफ अश्योरेंस, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ध्यान से सुनना समझना। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये अश्योरेंस देने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाता है इंटरनल कंट्रोल्स दैट मिनिमाइजेस द ऑकरेंसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, दैट कंट्रीब्यूट्स टू गिविंग अ अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। बराबर। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप अपन जरा कुछ चीजें भी चर्चा करेंगे, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। अब होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज फेसिंग ओवर हियर। सी व्हाट हैपेंस, टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज इंप्लीमेंटेड, डिजाइन्ड, इंप्लीमेंटेड द इंटरनल कंट्रोल्स, लगा दिए भाई इंटरनल कंट्रोल्स। मतलब लगा दिए, मतलब क्या हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट ओवर हियर माय डियर फ्रेंड्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट यहां पे इन इंटरनल कंट्रोल्स को क्या करता है, ही जस्ट व्हाट, ही फॉर्म्युलेट्स दोस इंटरनल कंट्रोल्स। क्या करता है वो? फॉर्म्युलेट करता है। मिडिल लेवल का काम होता है उन इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना, और बॉटम लेवल का काम होता है उन कंट्रोल्स को एग्जीक्यूट करना। समझ में आया नहीं आपका? नाउ हियर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो ये व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ है, ही इज वरीड, टेंशन में है वो। क्या टेंशन में? कि यार मैंने इतने खूबसूरत इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हैं, फॉर्मुलेट किए हैं,
क्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको सही से इंप्लीमेंट करता होगा क्या बॉटम लेवल का मैनेजमेंट उसे बराबर से एग्जीक्यूट करता होगा कि नहीं होगा? एंड ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट को इतना समय नहीं है कि वो हर एक लेवल पे जाके चेक करे कि आपका इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है. करेक्ट बोल रहा हूं ना? सो व्हाट हैपेंस हियर, टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक आइडिया आती है. वो बोलता है भाई अपन एक काम करते हैं ना, अपन एक ऐसे होशियार व्यक्ति को लेके आते हैं, बराबर, जो क्या करेगा, वो आएगा और मैंने जो इंटरनल कंट्रोल्स को फॉर्मुलेट करा है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं चेक करेगा, वो बराबर से एग्जीक्यूट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो चेक करेगा. इसमें कहीं कुछ शॉर्टकमिंग शॉर्टफॉल्स वगैरह कुछ होंगे तो वो मुझे कुछ वैल्यू एडिशन फीडबैक्स भी देगा, बराबर के लिए, तो मेरे लिए काम करेगा ना वो, बराबर. तो ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया, दैट इज मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया मैनेजमेंट के लिए, बराबर, टू चेक द इंटरनल कंट्रोल्स, दैट टाइप ऑफ ऑडिटर इज कॉल्ड एज द इंटरनल ऑडिटर. समझ में आया नहीं आपको? बोलो हाँ या ना? यस. दैट टाइप ऑफ ऑडिटर इज कॉल्ड एज द इंटरनल ऑडिटर. सो दिस इंटरनल ऑडिटर कम्स इनटू पिक्चर. वो पूरे इन एंड आउट इंटरनल कंट्रोल्स चेक करता है, एंड ही चेक्स द इंटरनल कंट्रोल्स लाइक ऑल द इंटरनल कंट्रोल्स. लाइक ऑल मतलब क्या? द कंट्रोल्स विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द कंट्रोल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारे कंट्रोल्स को चेक करेगा. अब सर व्हाट इज दिस कंट्रोल्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंट्रोल्स नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ध्यान सुनना. प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बन रहा है या नहीं बन रहा है? प्रोडक्ट का पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो बच्चों, इट्स अ कंट्रोल रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल ऑडिटर को कोई संबंध नहीं है भाई, तुम कैसा भी प्रोडक्ट बनाओ, हमें क्या चाहिए, जो भी प्रोडक्ट तुमने बनाया वो प्रोडक्ट बराबर से बिका, उसका अकाउंट फॉर हुआ, कहीं लॉस नहीं हुआ. वी आर कंसर्न विद दैट. आई एम नॉट कंसर्न विद द क्वालिटी कंट्रोल चेक्स. बाबा आपको समझ में आ रहा है? आपको वेरी गुड, इजी है. सो ही विल चेक ऑल द कंट्रोल्स, बराबर, and he will report it to the management. That job is done by whom? The internal auditor. समझ में आया नहीं आपको? Right, simple. And accordingly ये internal auditor इस सब कुछ काम करके अपना एक internal audit report देगा. क्या देगा वो? Internal audit report दे देगा. समझ में आया आपको? Yes. आगे बढ़ते हैं. अब आता है एक अपना कौन सा ऑडिटर? एक्सटर्नल ऑडिटर. कौन सा ऑडिटर आता है? एक्सटर्नल ऑडिटर. अब ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर आता है ना, वो क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिटर मैनेजमेंट से रीजनेबल अश्योरेंस तो ले लेता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट कैन ही टेल मी ब्लाइंडली रिलाई ऑन द मैनेजमेंट? Can he blindly rely on the management that yes, okay, financial statements are free from material misstatement, so financial statement gives true and fair view? बोलो ऐसा हो सकता है क्या? No, not possible. So अब एक्सटर्नल ऑडिटर क्या बोलता है कि ये जो आपने मुझे रीजनेबल अश्योरेंस दिया है, ये रीजनेबल अश्योरेंस का बेसिस क्या है? On what basis did the management gave me that financial statements are free from material misstatement? On what grounds did they tell me? So the ground, the base is what? The internal controls. So accordingly when the external auditor, अब आपको कुछ चीजें मजा आएगी पढ़ने में, and accordingly when external auditor has to check the internal controls, he very well in his audit plan, in his audit program decides 3 things about the internal control and accounting procedures. मालूम है क्या आपको? मालूम है क्या? क्या है? Number 1, review. एक सेकेंड है, रुको, अपन इसको बाद में करेंगे, बार बार आ रहा है ये बीच में आज. रिव्यू एंड क्या बोला था अपन ने? प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन बोला था ना इसे. फिर उसके बाद सेकंड क्या बोला था? एक सेकेंड. रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, ठीक है. उसके बाद सेकेंड पॉइंट अपन क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ कंप्लायंस. एंड नंबर 3 क्या बोला था अपन ने? इवैल्यूएशन. मतलब आप यहां पे आप समझ सकते हो कि एक्सटर्नल ऑडिटर को भी इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना है.
इवैल्यूएशन करने के बाद अपन कंक्लूजन पे आते हैं, पूरा आपने तो पढ़ चुके हो ऑलरेडी। इवैल्यूएशन के समय पे ही विल डिसाइड वेदर कंट्रोल्स कैन बी रिलाइड अपॉन और नॉट। यस और नो, पता चलेगा उसको आंसर, बराबर। एंड अकॉर्डिंगली अपन ने ये भी देखा था, अगर इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड और दे आर बैड, अकॉर्डिंगली अपन यहां पे अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डिसाइड कर सकते हैं। So now again it is what must for the external auditor also to check the internal controls. Now imagine a situation, what is happening? An organization is at the one side is having internal audit function, barabar, who in itself is also checking the internal controls. There is external auditor who is also required to check the internal controls. Don't you think there is the same thing is being checked again and again and again? Same thing. बराबर कह रहे हैं. So external auditor was like कि यार सेम चीजें चेक हो रही है दो बार. एक्सटर्नल ऑडिटर को आइडिया आया. वो क्या बोलता है एक्सटर्नल ऑडिटर कि यार मैं क्या ये इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए क्या उसका काम यूज कर लूं क्या, और उसका जो असेसमेंट है, उसका जो कंक्लूजन है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या मैं अपना ओपिनियन मतलब एक्सटेंट ऑफ चेकिंग डिसाइड करके, एग्जामिनेशन करके फिर अपना ओपिनियन दे देता हूं ना. सो क्या सिंपल क्या हो जाएगा, ओनली द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट विल बी गिवन टू समवन एल्स. रेस्ट बेस्ड ऑन दैट नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट वगैरह सब मैं ही करूंगा ना, तो मेरा तो काम बच जाएगा ना. आई विल सेव माय टाइम. I can give the audit reports in a much quicker and faster way, right? So the question comes, can the external auditor use the work of internal auditor? So yes, no में क्या हो गया, अपन ने तो बोल दिया yes से करके, बोल दिया yes, सबने बोल दिया ना अभी yes. फिर आगे चल के क्या हुआ, आप ध्यान से सुनना, मजा क्या आया देखना आप. एक्सटर्नल ऑडिटर ने डिसाइड कर लिया चलो यूज करेंगे. इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट में क्या बोला कि ओके इट इज व्हाट इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड है, अच्छा है एकदम. एंड अकॉर्डिंगली उसने एक्सटेंट ऑफ चेकिंग जो है ये क्या करा, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कम करा और अपना ओपिनियन दे दिया दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. वास्तविक में, रियल लाइफ में एक्चुअली क्या हुआ, इंटरनल ऑडिटर का असेसमेंट गलत हो गया. और अब क्या हुआ, इसके वजह से ये एक्सटेंट ऑफ चेकिंग जो कम हुआ था, ओपिनियन जो दिया ट्रू एंड फेयर, ये ओपिनियन भी क्या हो गया, गलत हो गया. अब मेंबर्स ऑफ द कंपनी केम टू द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड सेड, एक्सटर्नल ऑडिटर यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. तुमने तुम्हारा काम बखूबी नहीं निभाया, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा. आईसीआई का काउंसिल तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेगा. एक्सटर्नल बोलता है साहब मेरी कोई गलती नहीं है इसमें. देखिए मेरा जो असेसमेंट चेकिंग मैंने पूरी श्रद्धा, निष्ठा, ईमानदारी के साथ करा, बट वो किसके आधार पे, किसके बेसिस पे किया, ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स डन बाय द इंटरनल ऑडिटर. मेरी गलती नहीं है. कैच दैट इंटरनल ऑडिटर गाय. इंटरनल ऑडिटर बोलता है देख भाई ठंड ले, सिंपल बोल रहा हूं, मैं तेरे लिए काम नहीं कर रहा हूं. हेलो, आया क्या ध्यान में आपको? इंटरनल ऑडिटर क्या बोलता है, मैं तेरे लिए काम नहीं कर रहा हूं. मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, मैनेजमेंट. किसके लिए काम कर रहा हूं, मैनेजमेंट के लिए. तेरे लिए काम किया क्या तेरे लिए काम नहीं ना, फिर तू क्या को मेरे को ब्लेम कर रहा है, तू तेरा कर लेने का. फिर वो गया आईसीआई के पास. कौन, एक्सटर्नल ऑडिटर. बोला हे आईसीआई गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं. आईसीआई बोलता है रुक, फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए हम अब सारे मेंबर्स के लिए क्या दे देंगे, स्टैंडर्ड. एंड देयरफॉर वी आर नाउ स्टडीइंग व्हाट, एसए नंबर 610 कि इफ यू वांट टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज द एक्सटर्नल ऑडिटर इज सपोज्ड टू फॉलो और द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड. थीम गया, फील आया क्या उसका, बोलो हाँ या ना, वेरी वेल.
सो नाउ अब अपन क्या करते हैं, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अब अपन आते हैं ऐसे नंबर 610 की ओर। मतलब देखना, इतना 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 सिर्फ आपको इतना, मतलब वैसे वो ये है अपना, ज्यादा नहीं है, वो भी उतना बड़ा तो स्टैंडर्ड है तो चार्ट बनेगा ना उसका, ठीक है। सो अभी लिखना है नहीं, पहले अपन क्या करेंगे, इसको समझेंगे, पूरा उसको समझेंगे, उसके बाद अपन लिखेंगे, है ना। हाँ, अभी कुछ नहीं, सिर्फ समझना, पहले बॉडी के अंदर उतारना है उसको, क्योंकि ये मतलब 610 अपने आप में एक चैप्टर है भाई, समझ रहे ना। तो ये अपना अभी हो जाएगा, ब्रेक के पहले ये इतना कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद फिर ब्रेक देंगे एंड देन विल स्टार्ट विद 620 और चैप्टर जो आप बोलोगे वो, ठीक है। क्या आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड बहुत हो गया, तो फिर अपन चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब ध्यान से देखना, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। पहला स्टैंडर्ड में लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन एसए 315 एंड एसए 610। 315 सर क्या है 315? 315 का नाम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। बराबर के आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। अब ध्यान से सुनना, आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है वो मालूम नहीं है, आपको मालूम है कि आपको नहीं, क्योंकि आपने आईपीसी में पढ़ा था बट शायद आप भूल गए। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखना, ऑडिट रिस्क, उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क को कंबाइंड इफेक्ट जो होता है उसे अपन कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सिंपल भाषा में समझाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में अपने को गहराई में विस्तार में पढ़ना ही है उसको, 3 रिस्क को, ठीक है। कि पहले वो पढ़ाओ, रिस्क पढ़ाओगे पहले, जल्दी जल्दी बोलो। 315 में रिस्क, फिर इसका पूरा लिंकिंग समझ में आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में मजाक नहीं कर रहा हूं, देखना स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन एसए 315 एंड 610 रिवाइज्ड। सो डू यू वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? चलो लेट्स डू दैट। सो मतलब अब मैं आता हूं, ध्यान से देखना, अब मैं आता हूं आपके कौन से चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 सॉरी 3, मतलब ऐसे यही है, फर्स्ट तो अपन स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं ना। सो आप देख सकते हैं रिस्क असेसमेंट, और ऐसे 315 का नाम क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद चैप्टर 3 एंड देन विल कम बैक टू एसए 610। सब कुछ एक लिंक में पढ़ रहे हैं, कोई भी ऑडिट कभी भी कोई ऐसे इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकता, चैप्टर वाइज। सो अब आते हैं अपन, या ठीक, बहुत मजा आएगा रे पढ़ने में ये। अब क्या कहता है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब पहले अपन यहां पे एक वर्ड लिखते हैं, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क? बोला था ना, अपन ने डिस्कस किया था ना इसको, हाँ। सो रिस्क मतलब अपन ने क्या बोला था, रिस्क इज व्हाट, पॉसिबिलिटी ऑफ, ये लिखना मत अभी, मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, ये पहले वाला लिखने की जरूरत नहीं थी, वो 610 वो इंटरनल ऑडिट वो समझने वाली बात थी, ये मैं लिखने दूंगा क्योंकि ये चैप्टर का पार्ट है ना, तो इसका चार्ट बनेगा ही पढ़ाते पढ़ाते, तो वो सब लिखने दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, बट पहले समझने का। कहा था ना मैंने, पहले मस्त प्रवचन को सुनने का, एक दो मतलब वैसे क्या बोलते उसको, झपकी भी आ गई, सो जाने का, उठोगे अरे सर अभी तक यही हूँ, हाँ यही हूँ, है ना, मतलब इतना आराम से। बट प्रवचन को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट देखो। स्टार्टिंग में क्या होगा ना, ये मैंने मतलब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब इतना ज्ञान देता हूँ ना मैं, दैट टाइम स्टूडेंट समटाइम्स फील्स लाइक थोड़ा इरिटेटेड, कितना बोल रहा है, बहुत समझ गया भाई। आफ्टर दैट बट जब रिवीजन करते हैं उस समय पे जब आप आंसर दे पाते हो ना, उस टाइम पे खुशी तो मुझे होती है, आपको डबल खुशी होती है कि यस वी कैन से इट नाउ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि अपने को आना चाहिए। अभी मुझे बोलने दो ना, उसके तो पैसे दिए आपने, बोलने दो मुझे, राइट। सो ऑडिट रिस्क, रिस्क का मतलब क्या बोला था, पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम। अब ऑडिट रिस्क, अब चला ऑडिट में क्या नेगेटिव आउटकम आ सकता है,
समझ रहे हो? अब रिस्क का मतलब क्या है? कुछ नेगेटिव आउटकम, कुछ गलत होने की चांसेस. हियर व्हाट दे से ऑडिट रिस्क. ऑडिट में क्या नेगेटिव आउटकम हो सकता है भाई? सो ऑडिट रिस्क जब अपन बोलते हैं कंबाइंड टुगेदर, सो वो क्या कहता है? द पॉसिबिलिटी दैट ध्यान से सुनना, ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन. समझ में आया आपको? इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन financial statements are materially misstated. कुछ पल्ले पड़ा आपके? नहीं. रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम. ऑडिट रिस्क मतलब क्या? ऑडिट में क्या नेगेटिव आउटकम हो सकता है? मतलब आप समझने की कोशिश करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, बट ऑडिटर बोलता है इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू. ऐसा गलत ओपिनियन ऑडिटर दे सकता है क्या? बोलो यस और नो. सो दैट पॉसिबिलिटी दैट ऑडिटर कैन एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट गलत ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, दैट टाइप ऑफ रिस्क इज व्हाट वी कॉल इट एज द ऑडिट रिस्क. समझा नहीं समझा? दैट इज द ऑडिट रिस्क. सो ऐसी रिस्क ऑडिट में आ सकती है, और इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं ऑडिटर ट्राइज टू मिनिमाइज द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. तो कौन सी? ये वाली रिस्क को he wants to minimize this risk to an acceptably low level. कम से कम होनी चाहिए. फिर ऑडिटर भाई साहब सोचते हैं कि अगर ये ऐसी गलत पॉसिबिलिटी हो रही है, ऐसा कुछ गलत गलत हो रहा है, तो ये साला किसके वजह से होता होगा? Why does we are giving a negative opinion? गलत ओपिनियन कैसे दे रहे हैं अपन? क्यों हो रहा है ये? तो वो बोलता है इसके है ना 3 रीजंस है. नंबर 1 रीजन इज द कंट्रोल रिस्क. नहीं, number 1 reason is the inherent risk. Number 2 is the control risk. And number 3 is the detection risk. ठीक है? सो अब क्या होता है, मतलब इन 3 रिस्क के वजह से ऑडिट रिस्क आती है. So what are the 3 components? एग्जाम में क्या पूछेंगे? What are the 3 components of audit risk? So what are the 3 components of audit risk? Inherent risk, control risk and detection risk. You can see तीनों में एक common word है क्या? Risk. मतलब first we need to understand what is the risk, then we will talk about inherent, detection or control. Correct? So let's now first focus upon the term risk. What is risk? तो रिस्क मतलब क्या बोलता है? ध्यान से सुनिएगा. द पॉसिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, लाइकलीनेस, चांसेस, कुछ भी बोलो. द पॉसिबिलिटी दैट द असर्शंस, कौन से? अकाउंट बैलेंस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक बैलेंस, राइट? अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल्स, परचेस, बराबर, और डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. शेयर होल्डिंग में कितना शेयर होल्डिंग है, रिलेटेड पार्टीज का है, इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन है, राइट? तो ये डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो वो क्या कहता है? द पॉसिबिलिटी दैट दीज अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर टू अ मिस स्टेटमेंट. हो सकता है क्या दोस्तों? कैन दे बी मिस स्टेटेड? दैट इज द नेगेटिव आउटकम ना. रिस्क मतलब क्या है? नेगेटिव आउटकम. सो यहां पे नेगेटिव आउटकम क्या है? मिस स्टेटमेंट. तो आपके अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर, दे विल बी लाइकली टू व्हाट? मिस स्टेटमेंट. अपने को सिर्फ मिस स्टेटमेंट से लेना देना है क्या? नहीं. These misstatements could be what? Material. अपने को misstatement कैसे चाहिए? Material. अपना responsibility क्या था? Detection of material misstatement, not the immaterial misstatement. So we want the material misstatement. और अपन ने भी बोला था financial statement should be free from material misstatement. So the misstatement that could be material. अब वो material कब होगा? तो वो कहते हैं that could be material, number 1,
ईदर इंडिविजुअली, सर मतलब क्या है? इधर इंडिविजुअली मतलब क्या? एक गलती अपने आप में बड़ी गलती हो सकती है ना, बराबर कि नहीं? और व्हेन एग्रीगेटेड with other misstatements. मतलब क्या सर? मतलब एक दफा बोलता है एक गलती अपने आप में बड़ी गलती हो सकती है, या छोटी 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 गलतियां मिलके एक बड़ी गलती बन सकती है। यस और नो? सो इस पूरे चीज को अपन क्या बोलते हैं? रिस्क। दैट इज द रिस्क। कि ऐसी पॉसिबिलिटी कि आपका अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर दैट विल बी सब्जेक्ट टू मिस स्टेटमेंट, दैट कुड बी मटेरियल ईदर individually or when aggregated with other misstatements. This entire thing, my dear friends, is called as what? Risk. So this entire thing is risk. देखो perfect box बनाना अपन बहुत talented है, inborn talent है. Now this entire thing is called as risk. अब अपन क्या बोलते हैं? अपने को चाहिए कौन सी रिस्क? अभी ये रिस्क मिल गया, डेफिनेशन ऑफ रिस्क. नाउ व्हाट वी वांट? इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन. ये रिस्क चाहिए. अब समझो इनहेरेंट रिस्क. व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? द रिस्क विच इज प्रेजेंट सिंस द बिगिनिंग, बराबर के नहीं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनहेरेंट रिस्क, अनअवॉइडेबल रिस्क. इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल क्या है? ये इनहेरेंट रिस्क है भाई. उड़ेगा ही उड़ेगा ना पेट्रोल. अगर बाहर खुला वो धूप में रखोगे उसको, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? इनहेरेंट रिस्क. इट इज एग्जिस्टेंस सिंस द बिगिनिंग, बराबर कि नहीं? यस और नो? यस. आगे. सो अब इनहेरेंट रिस्क का क्या बोलते हैं? रिस्क, इनहेरेंट रिस्क को डिफाइन करता हूं. The risk that the possibility that an account balance, class of transaction or disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatements. आगे वर्ड क्या बोलता है? If we talk about this risk, and if this risk considered before consideration of related internal control. ये रिस्क को अगर आप इंटरनल कंट्रोल्स के पहले देखेंगे, इस रिस्क को नाम दिया जाता है कौन सी रिस्क? इनहेरेंट रिस्क. नहीं समझा? Why it is written that before consideration of related internal controls? Let's try to understand. नहीं, मैं समझा के रहूंगा आपको, अभी देखना तुम. इंडिविजुअली इट इज मटेरियल, बड़ी रिस्क है. ये छोटी छोटी क्यूट क्यूट रिस्क व्हेन एग्रीगेटेड विथ अदर मिसस्टेटमेंट्स. तो ये छोटी छोटी गलतियां भी मिलके एक बड़ी गलती हो सकती है. समझ में आया कि मैंने क्या बोला आपको? राइट. सो एक गलती अपने आप में बड़ी गलती हो सकती है, या छोटी छोटी गलतियां मिलके क्या हो सकती है? एक बड़ी गलती हो सकती है. सो दिस व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये क्या है दोस्तों? दिस इज व्हाट, बोलते क्यों नहीं? ये क्या है? ये क्या है? रिस्क है, बराबर. अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों. इसके ऊपर अपन ने क्या लगा दिया? कंट्रोल लगाया, कंट्रोल. अब आपको रिस्क दिख रही है? मतलब जो पहले से एग्जिस्टेंस में जो रिस्क थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने लगाया उसके ऊपर क्या? इंटरनल कंट्रोल, बराबर के नहीं? बट आपको क्या देखना है? इनहेरेंट रिस्क. आपको दिख रही है अभी वो इनहेरेंट रिस्क?
दिख रही है क्या आपको इनहेरेंट रिस्क? नहीं। अब दिख रही है क्या? हाँ। कैसे दिखी आपको? बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स। समझा नहीं समझा? पेट्रोल इवेपोरेट होता है, बट उसको प्रॉपर ढक के रखते हैं ताकि वो इवेपोरेट ना हो, बराबर के नहीं? तो वो जो ढक के रखा है उसको क्या बोलेंगे? कंट्रोल। बट आपको देखना है कि ऐसा क्या रिस्क आएगा, निकाल के देखो ढक्कन को, फिर पता चलेगा आपको पेट्रोल उड़ता है कि नहीं उड़ता है। समझा नहीं समझा? एंड आपको याद है जब अपन एग्जीक्यूशन कर रहे थे रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन में, आपको क्या बोला गया था? लिस्ट डाउन द रिस्क दैट मे कम इनटू पिक्चर। यही वो इनहेरेंट रिस्क को आपको लिस्ट डाउन करना था बच्चों, फिर उससे रिलेटेड आपको कंट्रोल्स देखने थे। समझा नहीं समझा? तो अब आपको बोलो कंट्रोल दिख रहे क्या? अब आपको कंट्रोल्स दिख रहे? कंट्रोल्स दिख रहे क्या? हाँ। रिस्क दिख रही है क्या? नहीं। अब हाँ, अब नहीं, अब अब हाँ। सो अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इफ यू वांट टू कंसीडर द इनहेरेंट रिस्क, if you want to find the inherent risk, we have to see it before consideration of related internal controls. आया क्या ध्यान में आपको? कॉन्सेप्ट इजी है ना एकदम? बस मैं बोल रहा हूं, समझते रहना बस हर एक चीज को। आगे बढ़ते फिर यहां से, ओके? आगे बढ़ते फिर क्या होता है? हमें दिख गई इनहेरेंट रिस्क को, इनहेरेंट रिस्क, तो ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे? इंटरनल कंट्रोल्स। सो इस रिस्क के ऊपर अपन कंट्रोल्स लगाते हैं। वी पुट व्हाट? कंट्रोल्स। बट अगेन व्हाट हैपेंस? रिस्क ना, द कंट्रोल्स कैन नॉट प्रोवाइड यू 100% अश्योरेंस। कंट्रोल लगाया मतलब पेट्रोल उड़ेगा नहीं क्या? बोलो ना। देयर माइट बी सम लॉस ना। कंट्रोल्स कैन नेवर बी 100% इफेक्टिव। अब मैंने बाहर लॉक इन की लगा दिया, इसका मतलब है कि कभी चोरी होंगी नहीं। सीसीटीवी कैमरा लगाया, बगल सिस्टम अलार्म लगाया, इसका मतलब है कि कभी चोरी होंगी नहीं? ऐसा होंगी ना। कंट्रोल्स कैन नेवर बी 100% फुल प्रूफ, बराबर के नहीं? सो अब क्या होते हैं? इन रिस्क के ऊपर आपने लगाए कंट्रोल्स, बट दिस कंट्रोल्स फेल्ड। दिस कंट्रोल्स व्हाट? फेल्ड। टू प्रिवेंट द रिस्क, टू प्रिवेंट द रिस्क, इस रिस्क को क्या नाम देंगे अपन? कंट्रोल्स के वजह से आई ना ये रिस्क, उसको क्या बोलेंगे अपन? कंट्रोल रिस्क। इजी है क्या एकदम? दिस रिस्क इज कॉल्ड एज व्हाट? कंट्रोल रिस्क। आया क्या ध्यान में आपको? द कंट्रोल्स फेल्ड टू प्रिवेंट, करेक्ट एंड प्रोटेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स। एंड नाउ द कंबाइंड असेसमेंट of inherent risk and control risk are together called as what? Risks of material misstatement. समझ में आया आपको? The combined assessment of all the things is called as what? Risk of material misstatement. So अपन ने अभी क्या पढ़ा? ऐसे 315 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया, मतलब मैंने ऐसे भी पढ़ा दिया आपको, ऐसे भी पढ़ा दिया मैंने। What is ऐसे 315 का स्टार्टिंग पार्ट क्या बोलता है? आइडेंटिफाई एंड असेस व्हाट? द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कर लिया ना? आइडेंटिफाई कर लिया, असेस भी कर लिया। द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो गया, मतलब ऐसे 315 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, मतलब कंट्रोल्स अच्छे के बुरे? इफ द कंट्रोल रिस्क इज हाई, तो कंट्रोल्स आर गुड और बैड? बैड। सो कंट्रोल्स आर बैड। इफ कंट्रोल्स आर बैड, द चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड हैपनिंग इज मोर और लेस? मोर। मतलब एरर्स एंड फ्रॉड्स मोर, मतलब रिस्क कम या ज्यादा? ज्यादा। यही रिस्क मतलब कौन सी रिस्क है? वेरी गुड। इनहेरेंट रिस्क इज मोर। सो अगर मैं ये सब हटा दूं, व्हाट रिलेशनशिप आई गेट बिटवीन द कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क? असेसमेंट चालू है ना भाई, कि अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा तो इनहेरेंट रिस्क भी ज्यादा। समझा नहीं? कैसे चेक करते हैं? हाउ?
आपको दिख रहा है यहां पे कंट्रोल्स लगे हुए, बराबर, बट जो कंट्रोल्स है दे आर वीक, कंट्रोल्स दे आर वीक। तो ये जो अंदर जो रिस्क है ना पीछे, वो बाहर आते बोलते मुझे कोई नहीं रोक सकता, हमारे बाहर रोक के दिखाओ, हिम्मत है तो, हाँ देखो हमारे दिख रहा है आपको। तो जो पीछे जो रिस्क है, बिकॉज द कंट्रोल्स आर वीक, नाउ दे कम टू फ्रंट, दे कम टू फ्लोर। समझा नहीं समझा? राइट? सो रिजल्टिंग इनटू हायर लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क। आया क्या ध्यान में आपको? इसीलिए अपन पहले क्या करते हैं, कौन से रिस्क है उसको लिस्ट डाउन करते हैं, उनसे रिलेटेड कंट्रोल चेक करते हैं, फिर कंट्रोल्स अच्छे बुरे हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समझा नहीं समझा? आया क्या ध्यान में आपको? यस, मजा आया पढ़ने में यार। सो अब क्या होगा, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। बहुत भारी पड़ेंगे रे अपन, तुम ना देखना, तुम बस ऐसा पागल करके छोड़ूंगा तुमको, इतना कॉन्सेप्ट से लोड कर दूंगा। सो कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। नाउ टेल मी, इफ कंट्रोल रिस्क इज हायर, ठीक है, तो इनहेरेंट रिस्क विल बी हायर। अब नाउ वी कम टू डिटेक्शन रिस्क। व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। अब डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या है? ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स। ये मिसस्टेटमेंट जो है ना, ऑडिटर फेल टू डिटेक्ट इट, ही कुडंट डिटेक्ट दैट मिसस्टेटमेंट। आया क्या ध्यान में आपको? ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट। इस रिस्क को क्या बोलेंगे अपन? डिटेक्शन रिस्क। समझा कि नहीं समझा? अब अपने को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिलेशनशिप लेके जाना है किसके साथ? डिटेक्शन रिस्क के साथ। अब अपने को मालूम है कंट्रोल रिस्क ज्यादा तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा। डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या बोला था? अगर ऑडिटर ने डिटेक्ट नहीं किया तो डिटेक्शन रिस्क, मतलब अगर ज्यादा डिटेक्ट नहीं किया तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा, थोड़ा सा डिटेक्ट नहीं किया तो डिटेक्शन रिस्क कम। मतलब इफ द अनडिटेक्टेड पोर्शन इज मोर, डिटेक्शन रिस्क इज हायर, अनडिटेक्टेड पोर्शन इज लेस, डिटेक्शन रिस्क इज लोअर। समझा नहीं समझा? बोलो हाँ या ना? हाँ, इजी है। अब इनहेरेंट रिस्क अगर ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा, सो बच्चों टेल मी डिटेक्शन बोलने से अच्छा ऑडिटर का जो टेक्निकल टर्म है एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, बोलो कम होगा कि ज्यादा होगा? सोच समझ के बोलना। अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा, तो अपना एक्सटेंट ऑफ चेकिंग भी ज्यादा। एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ज्यादा मतलब अनडिटेक्टेड पोर्शन कम या ज्यादा? अनडिटेक्टेड पोर्शन कम, तो डिटेक्शन रिस्क, बोलो कैसे ज्यादा बोलते रे? डिटेक्शन रिस्क कम ना। अगर अनडिटेक्टेड पोर्शन कम तो डिटेक्शन रिस्क भी कम। सो आपको समझ में आया क्या? अब मैं वापस से इनका रिश्ता क्या कहलाता है वो बताता हूं आपको। सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ क्या हुआ? डिटेक्शन रिस्क इज लोअर। एंड आप समझो डिटेक्शन रिस्क कम तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम ना। अरे डिटेक्शन रिस्क कम हो गया तो मतलब क्या हो गया? ऑडिटर इज डिटेक्टिंग मैक्सिमम ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स ना। सो ओवरऑल गलत ओपिनियन देने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना। आएगा ध्यान में? सो इसीलिए आप समझने की कोशिश करो, कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ ऑडिटर। यस और नो? मैनेजमेंट ने लगाया जो करा धरा मैनेजमेंट ने, मैं तो बस उसका असेसमेंट कर रहा हूं, फिर उसके बेसिस पे मुझे क्या करना है? क्या करना है? मुझे एक्सटेंट ऑफ चेकिंग डिसाइड करके मुझे डिटेक्शन रिस्क कम लानी है ताकि ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो? कम हो। समझा नहीं समझा? एंड देयरफॉर अब आप समझो कंट्रोल्स जो अपन पढ़ रहे थे, कंट्रोल्स को चेक करना अपने को जरूरी है क्या? टू फाइंड आउट कंट्रोल रिस्क, बराबर, बिकॉज अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड व्हाट वी विल डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, सो वी विल मिनिमाइज द डिटेक्शन रिस्क एंड ओवरऑल ऑडिट रिस्क। यस और नो? बट कंट्रोल्स चेक कर रहा है यहां पे एक तो इंटरनल ऑडिटर भी और एक्सटर्नल ऑडिटर भी। बट एक्सटर्नल ऑडिटर बोलता है मैं क्या चेक करूंगा? मैं कंट्रोल चेक नहीं करूंगा, आई विल रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। बट अगर तू ऐसे करेगा तो भाई तेरा डिटेक्शन रिस्क आएगा,
बराबर, और फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसे 315 और 610 का रिलेशनशिप समझा, समझा कि नहीं समझा? क्योंकि रिस्क किसके वजह से आएगी? कंट्रोल्स के वीक होने के वजह से, और उसके वजह से ऑडिटर का डिटेक्शन रिस्क उस पर डिपेंडेंट है इनवर्सली। सो ऑडिटर को ये दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। आया क्या ध्यान में आपको? राइट। सो डिड यू गेट दी क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप ऑल्सो बिटवीन द टू? मतलब आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अब जब बोलूंगा तब दिमाग में बजेगा क्या? कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क। सो कंट्रोल रिस्क की वजह से इनहेरेंट रिस्क मतलब बढ़ रही है, तो कंट्रोल्स का असेसमेंट होना जरूरी है ताकि उसके हिसाब से अपन एक्सटेंट ऑफ चेकिंग डिसाइड कर सके, बराबर, विच इज इनवर्सली रिलेटेड। इनहेरेंट रिस्क ज्यादा तो अपन डिटेक्शन ज्यादा करेंगे तो डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा, बराबर के नहीं? यस और नो? यस, वेरी वेल। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज व्हाट? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और दोनों में रिश्ता कैसा है? डायरेक्ट। समझा नहीं समझा? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? उनका रिश्ता डिटेक्शन रिस्क के साथ कैसा है? इनवर्स। एकदम आसान है, राइट? सो दिस इज द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड क्या बोलेंगे उसको? आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझा? अब ये जो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग की बात करी ना अपन ने कि कम या ज्यादा, उसको और विस्तार में पढ़ेंगे, और जो वो विस्तार में पढ़ना वाला होता है ना, वो आता है एसे नंबर 330 में। बहुत मजा आएगा। 315 में आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करना होगा ना कि कम चेक करे या ज्यादा चेक करे। दैट इज जैसे 330 रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क, वो अपन पढ़ेंगे आगे। थीम समझना, एंड देन यू विल रिड्यूस दी ओवरऑल ऑडिट रिस्क, दैट इज डिटेक्शन रिस्क विल बी लोअर। तो ऐसे 315 330 ऐसा रिश्ता है, मजा आएगा। ऐसे भी बहुत एकदम खूबसूरती से बनाए हुए, अपन खूबसूरती से पढ़ेंगे भी उसको। जिंदगी में आपने कभी ऐसे कुछ पढ़ा नहीं होगा। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सब कुछ अच्छे से? तो अभी आप ये ऑडिट रिस्क लिखेंगे, ठीक है? लिखने के बाद ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक से आने के बाद क्या होगा? वी विल कंटिन्यू विथ एसे नंबर 610। ये पहले नोट्स में कहाँ है वो पढ़ना है क्या? नहीं सर, हम लिखें, बहुत पढ़ लिया भाई। सो नाउ वी जंप बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, राइट? वो क्या था दोस्तों अपना? रिलेशनशिप बिटवीन एसे 315 एंड 610। इजी है ना? अभी आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? यस, परफेक्ट है। सो क्या होता है यहां पे? अब जरा गौर से देखेंगे, ध्यान से सुनना। अब आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि अब आपको बहुत सारी चीजें, इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क, हाउ इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर कैन यूज द वर्क ऑफ ईच अदर, ये सारी चीजें आपके बॉडी में जा चुकी है। सो स्टडिंग दिस स्टैंडर्ड विल बी वेरी 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 इजी, ठीक है ना? सो अब देखते क्या है। एंटिटी, बराबर, एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट एंटिटी हैज व्हाट? इंटरनल ऑडिट फंक्शन, बराबर के नहीं? वो एंटिटी जो है उनमें क्या लगाया? इंटरनल ऑडिट फंक्शन। आपको बोला था ना टॉप लेवल मैनेजमेंट वो इंटरनल कंट्रोल्स लगाएगा, बट इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने का टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास समय नहीं है। इसके लिए वो क्या कौन सा एक डिपार्टमेंट खड़ा करेगा? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, बराबर। अब कहते क्या है, ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन अगर आपको एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर यदि ये इंटरनल ऑडिट का काम यूज करना है, सो कहते हैं, फ्लो ध्यान में रखना, सिर्फ कैसे पढ़ा रहा हूं, तो कहते हैं द एक्सटर्नल ऑडिटर शुड हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट? ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। किसका नॉलेज होना चाहिए? इंटरनल ऑडिट फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अरे देखो, मैं अगर, सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हारा काम इस्तेमाल करना चाहता हूं तो सीधी सी बात है, मुझे आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तब जाके मैं डिसाइड करूंगा ना कि आई शुड यूज योर वर्क और नॉट। सो उसमें क्या मैं जानकारी लूंगा कि मुझे जानकारी चाहिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन उस एंटिटी में कैसे चल रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट सराउंडिंग, माहौल कैसा है, एंड प्लस आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, कि उस एंटिटी के अंदर मुझे पहले इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में जानकारी चाहिए। प्लस साथ ही साथ आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एज वेल एज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड 315 का पूरा नाम क्या है?
आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो हो गया, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. दैट इज ऐसे 315 का यार. सो अब क्या हुआ, एंटिटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, बराबर. एंटिटी हैज व्हाट, इंटरनल ऑडिट फंक्शन. एक्सटर्नल ऑडिटर इज प्लानिंग टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, बट बिफोर यूजिंग दैट वर्क आई शुड नो कि इस एंटिटी का मतलब जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है उसका एनवायरमेंट कैसा है एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. आई शुड बी एबल टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, राइट. राइट. साथ ही साथ क्या बोलता है वो, नॉट ओनली आई शुड हैव द नॉलेज अबाउट इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उसके नॉलेज में क्या चाहिए मुझे, व्हाट नॉलेज शुड आई वांट. सो कहता है उसका ऑब्जेक्टिविटी क्या चाहिए, आई शुड चेक वेदर दे आर ऑब्जेक्टिव और नॉट. कल अपन ने डिस्कशन किया था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के ऊपर. ऑब्जेक्टिव it does not vary from person to person, but subjective it varies from person to person. Now try to understand, this is the internal audit department, internal audit function. It is inside the organization, created by the management for the management, and it is of the management. Sometimes the employees of the company are also appointed as the internal auditors. मालूम है आपको होता क्या है, अब ये इंटरनल ऑडिटर जब काम करना शुरू करता है और उसको दिखता है कि कोई पर्सन इन द मैनेजमेंट, कोई ऑफिसर, वो उन इंटरनल कंट्रोल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं करता है, वो चाहता है कि मैं वो अपने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करूं उसको, बट सिंस ही इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, वो रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट को. और क्या होगा, मैनेजमेंट के बारे में गलत गलत बोलेगा तो शायद मैनेजमेंट उसको हकाल देगा, उसको डरा धमकाता होगा, तो वो शायद बोलेगा जान दे यार अपना आदमी है, अपन काय को गलत गलत बोलने का, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया. But what we want, if we are supposed to use the work of the internal auditor, we need to know कि whether that person is objective or not. He should not be subjective. His decision should not vary from person to person. What we want that he should be what, objective. Not only objective, second क्या कहते हैं, उसने scope क्या क्या cover करा है. आपको बोला था ना, दो तरीके के कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स विच आर रिलेटेड टू ऑडिट एंड कंट्रोल्स विच आर नॉट रिलेटेड टू ऑडिट. सर व्हाट इज कंट्रोल्स, अपने को कौन से कंट्रोल्स मैटर करते हैं, कंट्रोल्स विच आर रिलेटेड टू ऑडिट, कंट्रोल्स विच आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो अपने को जो वो कंट्रोल्स चाहिए, क्या वो उसके स्कोप में आए हैं क्या नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा. नहीं ऐसे थोड़ी डिसाइड कर लेंगे कि यूज करना है करके. आया ध्यान में. थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितने बखूबी अच्छे तरीके से निभाया है. और लास्ट में कहता है उसका स्टेटस. स्टेटस मतलब क्या, पैसे वाला है क्या, नहीं वो नहीं. स्टेटस मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या दर्जा दिया जा रहा है. सोचो अगर उसको मैनेजमेंट के साथ अगर रखा गया है, हिज स्टेटस इज वेरी हाई, पीपल विल लिसन टू हिम, पीपल विल बी अफ्रेड ऑफ हिम कि नहीं ही इज द ऑडिटर. बट अगर उसको चल निकल, तू क्या है एम्प्लॉय है, तू ज्यादा बोल मत, उसका स्टेटस ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या हो जाएगा, उसका काम भी उतने क्वालिटी का नहीं होगा दोस्तों. So what we want to know, how SA 315 6110 क्या बोलता है, see external auditor need to know about the entity, its environment, including its internal control. That is the risk of material misstatement. तो उसके वजह से क्या कहता है, उसको इस इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में जानकारी लेनी बहुत जरूरी है. वो जानकारी उसको कैसे मिलेगी, जानकारी उसको चार चीजें मालूम होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव है क्या, उसने क्या क्या अपने स्कोप में कवर करा है. उसके बाद वो क्या देखता है, उसका स्टेटस एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. समझ में आपको. एंड ये सब होने के बाद, और ये सब तो वेरी होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. सिंपल है. सो अब क्या होता है, ये सब चीजें होने के बाद अगेन द सेम पॉइंट्स आर रिपीटेड. ही मे डिसाइड टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑन व्हाट ग्राउंड, सेम स्टेटस, ऑब्जेक्टिविटी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड द सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलोड बाय हिम. सो और ही में ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट, डायरेक्ट असिस्टेंस. ये जो डायरेक्ट असिस्टेंस वाला जो ये पार्ट है ना, दिस पार्ट इज द रिवाइज्ड पार्ट. पहले सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते थे अपन, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. अब इसमें क्या आया है, डायरेक्ट मतलब उसको काम करने बोलो, अपना काम उसको करने बोलो. पहले क्या होता था, अपन उसका काम इस्तेमाल कर सकते थे. अब डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या बोला, उसको बोलो तू काम कर, प्रोवाइडेड SA 610 के प्रोसीजर्स फॉलो करो दैट डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वेदर ही कैन यूज द वर्क और नॉट. दिस इज अ सिंपल रिलेशन. एक बार क्विक रिकैप करते हैं और याद भी करेंगे. समझ, सिंपल थीम है, समझने की कोशिश करना. मैं किसी का काम इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले ये कौन सी एंटिटी,
उसका एनवायरमेंट और उसमें कौन से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसका पहले मुझे एक्सटर्नल ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग चाहिए। चाहिए क्या? चाहिए। फिर ये एनवायरमेंट के अंदर कौन सा इंटरनल ऑडिट फंक्शन काम कर रहा है वो भी देखना है मुझे। वो लोग कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव, उनका स्कोप क्या है वो चेक करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो चेक करना है, और लास्ट में क्या कहता है कि उनका स्टेटस क्या है। ऑब्वियसली ये वेरी करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। If I decide कि I want to use the work of internal auditor or to use him in the direct assistance, in the direct work, I should again know whether he is objective, what are the things covered in his scope, what are the policies and procedures followed by him, and whether his approach is a disciplined or a systematic approach. And if I at all decide नहीं करता हूँ इसका काम इस्तेमाल, तो ऐसे 610 आके बोलता है तुमने कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करनी है, तुम्हारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, आप उसको अदा करो, तब जाके आप इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। समझा नहीं समझा आपको? इजी है? यस। सो वी कम टू द स्टैंडर्ड नाउ। देखो ये जितना भी पढ़ा है ना, ये इतना ज्ञान दिया है, मतलब दिस यू सी दिस पेज पूरा इतना ज्ञान दिया है ना, वो बहुत सिंपल ब्रेक डाउन किया उसको। अब आपको देखो मजा आएगा पढ़ने में। Relationship between SA 315 and SA 610 revised. Many entities, ध्यान से देखना क्या क्या अंडरलाइन कर रहा हूं। Many entities establish internal audit functions. होते हैं ना, और क्यों आते हैं वो भी बताया, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास इतना समय नहीं है कि वो बराबर से इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। As a part of the internal control and governance structure, govern organization बराबर से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा उसके लिए। The objectives and scope आ गया, उसके objectives, उसके scope of an internal audit function, उसकी responsibilities, उसका status, including the functions, authority and accountability, बराबर। अपने को क्या रहता है कि ये सारी चीजें, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप, मतलब उसके क्या अचीव करना है, उसके स्कोप में क्या क्या चीजें आती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। दे से दिस वेरी वाइडली, चार्ट में लिखा था, डिपेंड्स अपॉन द साइज एज वेल एज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस। डिड यू गेट द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर? एंटिटी, ध्यान से देखना, एंटिटी establishes what? Internal audit function. The nature of, the objectives, the scope, the responsibilities, and last में उनका status, they vary from number 1 organization to organization because of the size, and number 2 the requirement. Clear है? Clear. Next, SA 315, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. क्या बोलता है? Addresses how the knowledge and experience, क्या बोल रहे हैं बच्चों? कि knowledge and experience of internal audit function can inform external auditors understanding about entity, environment and assessment of risks of material misstatement. Identification and assessment. नहीं समझा ना आपको? बोलना हमेशा क्या बोलने का? नहीं, हमेशा नहीं बोलने का। अब वो क्या बोलता है कि अगर मुझे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का नॉलेज मिलता है, इफ आई द एक्सटर्नल ऑडिटर गेट्स द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कि वो कैसे है, कितना एक्सपीरियंस है उनको, कैसे कामकाज कर सकते हैं, दैट विल हेल्प द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर बेटर असेसमेंट ऑफ व्हाट द गेटिंग द नॉलेज अबाउट द एंटिटी, द एनवायरमेंट ऑफ द एंटिटी एंड व्हाट इट्स रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। चार्ट में आते हैं और सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं उसका। सो एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में क्या होना चाहिए?
जानकारी होनी चाहिए। अगर उसको ये जानकारी मिली इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में, तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटिटी बेटर वे में, its environment in a much better way, and also the assessment, that is identification and assessment of risks of material misstatement. Are you getting the flow? Yes. तो अभी तक अपन ने 2 पैराग्राफ्स पढ़ लिया। बोलो, बिना देख के अपन बोल सकते हैं क्या ये 2 पैराग्राफ्स? बच्चों, हर एक चीज एंड टू एंड स्टैंडर्ड की याद होनी जरूरी है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में सीधा जो क्वेश्चन आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन ऐसे 315 एंड 610, राइट अ शॉर्ट नोट। बोलेंगे कहाँ है ये? कोई भी मॉड्यूल के चैप्टर में नहीं है, कहां है ये? स्टैंडर्ड में पढ़ो। बोलो, फर्स्ट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एंटिटी एस्टैब्लिशेस व्हाट? इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सो उस इंटरनल ऑडिट फंक्शन का क्या, नहीं, उस इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ऑब्जेक्टिव, स्कोप, स्टेटस एंड लास्ट में क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑन विच ग्राउंड? Number 1 size, number 2 requirement of management and those charged with governance. करेक्ट है? करेक्ट है। अब उसके बाद जो ये एक्सटर्नल ऑडिटर है, क्या ये एक्सटर्नल ऑडिटर को इस इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? हाँ। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर इस इंटरनल ऑडिटर के बारे में जानकारी लेगा तो इसे क्या फायदा होगा? क्या होगा? He will be able to properly understand the entity, environment and identify and assess the risks of material misstatement. सिंपल है, दिमाग खुला रख के पढ़ना। आगे, ऐसे 315 also explains how effective communication between internal and external auditors also create an environment in which external auditors be informed of significant matters that affect the external auditors work. सेम लॉजिक अपन ने 600 में पढ़ा था। दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तो अपन ने क्या बोला था? 2 पॉइंट लिखे थे, भूल गए आप? कोऑर्डिनेशन में 2 पॉइंट लिखे थे। देयर शुड बी सफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड ही इज एबल टू आंसर ए डिटेल्ड क्वेश्चन है। सेम यहां पे वही बोला है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो यहां पे चार्ट में डाल दिया, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कम्युनिकेशन किसके साथ? एज एक्सटर्नल ऑडिटर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिग्निफिकेंट मैटर्स। किसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है यहां? एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सिंपल पॉइंट से आगे, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इज्जत दी जा रही है, उसका पोजीशन, रुतबा कहां है, एंड उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, डू दे सपोर्ट हिज ऑब्जेक्टिविटी, दैट ही शुड नॉट बी बायस, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, कितना होशियार है, and whether he has applied a systematic and disciplined approach, then only the external auditor may also be able to use the work of internal audit function. समझा नहीं समझा? तो यहां पे अपन ने इसको यहां पे डाल दिया, ये खत्म हो गया, इतना वाला चार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं ये वाले साइड में, तो क्या बोलता है? He may use the work of internal auditor based on what? The status, objectivity, policies, procedures and systematic approach. Then only he can decide to use the work of internal auditor. This essay addresses the external auditor's responsibility. देखो यहाँ लिखा है क्या? Deals with the responsibilities of external auditor in this regard, whether to use or not. Next, this essay also addresses क्या? Also addresses the external auditor's responsibilities if considering using the internal auditors to provide direct assistance. पहले क्या था? वो काम करता था, उसके काम को अपन इस्तेमाल करते थे। अब क्या बोल रहे हैं? भाई तू काम कर मेरे लिए डायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे इंटर्न्स कैसे काम करते हैं, वैसे अपन बोलेंगे इंटरनल ऑडिटर तू काम कर मेरे लिए, डायरेक्ट असिस्टेंस। There may be individuals in an entity that perform procedures similar to those performed by internal audit function. However, unless performed by an objective and competent function that applies a systematic and disciplined approach, including quality control, such procedures would be considered internal controls, and obtaining audit evidence regarding the effectiveness of such controls would be the part of auditor's response to assess risk in accordance with SA 330. Last paragraph इतना कुछ मैटर नहीं करता अभी, but what matters is कि जो ऊपर जितने पैराग्राफ ये पढ़े थे, easy है क्या? अब अपन जरा वापस से यहाँ पे देख के तब बोले क्या? यस बोल सकते हैं क्या अपन? यस। चलो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। कौन है? चार्ट पूरा दिमाग में बनाना है अपने को। भी एकदम बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये रिवाइज्ड है, इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, राइट? सो ध्यान से सुनिएगा। कौन है यहाँ पे?
एंटिटी, एंटिटी के अंदर क्या लगा हुआ है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव, उनका स्कोप, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनका स्टेटस, ये क्या होगा, वेरी होते जाएगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस। देन वी टॉक अबाउट whom, द एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर बराबर शुड हैव द नॉलेज अबाउट व्हाट, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एरो वहां से गया ना, क्योंकि so the external auditor should have the knowledge about what, the internal audit function। स्क्रीन पे देखते रहना। why, to understand three things, कौन से, entity, environment and risk of material misstatement। देखा मैंने वहां पे नीचे 315 लिखा हुआ है। आगे इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। yes, so now the external auditor decides to use the work of internal auditor, but he can only be able to use when, depends upon number one, the objectivity, the status, policies and procedures and the approach adopted by whom, the internal audit function, बराबर। और he may also use it for what, direct assistance। कौन सा ऐसे डील करता है इसके बारे में, ऐसे 610 deals with the responsibilities of external auditor in this regard। समझा नहीं समझा, सो दैट एंटायर पेज इज ओवर नाउ। आएगा ध्यान में आपको, यस चलो। सो अब बिना देखे पूरा पूरा इतना बोलेंगे अपन, ठीक है ना। फिर देखो ये 610 का पार्ट 1 ज्यादा नहीं है, इतना अच्छे, ठीक है। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द स्टैंडर्ड विच टॉक्स अबाउट यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एंड दिस इज द पार्ट 2 द डायरेक्ट असिस्टेंस। मैंने सिंपल कर लिया है आपके लिए, 2 हिस्सों में ब्रेक किया उसको, राइट। ये तो क्या है, ये जो पार्ट 1 है ये पुराना ही है। ये पार्ट 2 क्यों जानबूझ के अलग से लिखा आपके लिए, ताकि आपको मालूम हो ये रिवाइज्ड है, एग्जाम के समय पे रिवाइज्ड पार्ट पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। सो आपको आगे चल के भी अगर कोई, जैसे आप आगे जाते हो और कोई अमेंडमेंट्स भी आ जाते हैं, अब तो आएंगे नहीं बट आ जाते हैं, सो यू नो किस में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो रिवाइज हुआ है तो अपने को पूरा मालूम है, तो यू कैन नो कि डिफरेंसेस कहां पे, इन एंड आउट स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए। सो दोस्तों बोलो फटाफट, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको मस्त एकदम अच्छे से दिख रहा है ना, पूरा पूरा, यस। तो वो चार्ट बन चुका है आपके दिमाग के सामने, लेट्स रोल नाउ, राइट। ऐसे नंबर बोलो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे नंबर 610 किसके बारे में बात करता है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, बराबर कह रहे हैं। सो उसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन SA 315 एंड SA 610। सिंपल है, कौन है यहां, एंटिटी, उसने क्या लगाया, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इस इंटरनल ऑडिट फंक्शन के क्या क्या चीजें, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होता है, वेरी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इजी पीस ऑफ केक। Then what happens, external auditor should have what, knowledge about what, internal audit function। Why, to understand 3 things, कौन से, entity, environment and risk of material misstatement। Is it clear? Yes। And there should also be what, communication about the significant matters done by internal auditor to external auditor to understand the scope of work। Then the external auditor may decide to use the work of internal auditor, but on what grounds, the scope, the objectivity, the policies and procedures, the discipline and systematic approach। Or he may also you decide to use what, direct assistance। Then which SA deals with the responsibility of external auditor, SA 610 over। आगे बढ़े यहां से, यस 2 मिनट, हाँ ना 2 मिनट से 3 मिनट, 2 मिनट नहीं 3 मिनट। अगेन अ वॉक थ्रू, चार्ट के बेसिस पे रीडिंग कल करेंगे ना, टेंशन क्या उसमें। SA 610, नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉक्स अबाउट व्हाट, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। किसकी बात करता है बच्चों, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। पार्ट 2 क्या बात करता है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड व्हाट, सॉरी यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स, वर्क नहीं, यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड व्हाट, डायरेक्ट असिस्टेंस, डायरेक्टली उनका काम इस्तेमाल करना। सो अब ध्यान से देखना,
अब पार्ट 1 को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, बहुत इजी किया है रे। पार्ट 1 के 3 हिस्से क्या है देखना, समझना। पहले अपन ने पहले डिसाइड करना है, अगर आई एम गोइंग टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, पहले जस्ट अंडरस्टैंड दी हेडिंग्स, बहुत इजी होएगा। 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया। पहले क्या डिसाइड किया? ओके, डिसाइडिंग द एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट आई कैन यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। नहीं, अगर मुझे तुम्हारा काम इस्तेमाल करना है तो पहले मैंने क्या डिसाइड करना चाहिए कि भाई कौन से एरिया में कितने हद तक मैं आपका काम इस्तेमाल करूंगा। हाँ, एरिया और एक्सटेंट डिसाइड कर लिया, फिर मैं देखूंगा डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी यूज्ड। अब मैंने इस एरिया में इतने एक्सटेंट, मतलब समझने की कोशिश करो, मैंने स्टोर से रिलेटेड डिसाइड किया कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क इस्तेमाल करूंगा, ये एरिया है। उसमें मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ एक्सटेंट तक उसका काम इस्तेमाल करूंगा। अब जब मैं उसका काम इस्तेमाल करता हूं, वो काम कितने एक्सटेंट तक इस्तेमाल करना है वो सेकंड पॉइंट में आता है। सो डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी यूज्ड, उसमें अलग बहुत सारे काम करे होंगे ना इंटरनल ऑडिटर ने। सो उसने जितने भी काम करे हैं उतने काम में से मैंने कितना काम इस्तेमाल करना है, कौन से उसने मैं भी क्या कराऊंगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कराऊंगा, मे बी उसने वैल्यूएशन कराऊंगा, उसने सरप्राइज चेक करे होंगे। सो मैंने क्या देखना है उसमें का, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी यूज्ड, आई विल डिटरमाइन दैट। एंड देन वंस आई डिटरमाइन, नाउ आई गो एंड एक्चुअली यूज इट। समझा नहीं समझा? 3 स्टेजेस। पहले क्या डिसाइड करने का, एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज टू बी यूज्ड। सेकंड क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क, बराबर। एंड थर्ड क्या है, यू एक्चुअली यूज इट। सो व्हेन वी आर सेइंग दैट वी डिटरमाइन द एरियाज, तो पहले क्या करेंगे अपन, सिंपल जो अपने ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुका है, अगर मुझे उसका काम यूज करना है कौन से एरिया में कितने हद तक, पहले इवेल्युएट करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कि वो उसका स्टेटस, उसने क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए, क्योंकि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अडॉप्ट किया अगर वो सही होंगे तो ये इस्तेमाल कर सकता हूं ना भाई, नहीं तो छोड़ दो ना काम ही, नहीं इस्तेमाल ही नहीं करना, कोई एक्सटेंट तक नहीं करना। सो पहले आई विल डिटरमाइन व्हाट, उसका स्टेटस, उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, व्हाई, टू सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी, इट शुड आल्सो बी व्हाट, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट कहता है कॉम्पिटेंस और उसका सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। पॉइंट्स रिपीट हो गए क्या? सेम। सो अगर ये सब मिलता है देन आई विल डू व्हाट, आई विल यूज इट। बट सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नॉट टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इफ इट डज नॉट अप्लाई। ये चीजें अप्लाई नहीं होती, उसका स्टेटस नहीं है बराबर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर अच्छे से फॉलो नहीं करे, ऑब्जेक्टिव नहीं है, बराबर। उसके बाद क्या कहता है, उसका कॉम्पिटेंस, होशियार भी नहीं है, अप्रोच भी गलत था, नहीं करने का यूज, खत्म। समझा नहीं समझा? बट अगर ठान लिया यूज करना है तो अब क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है तो पहले अपन ने देखना है कि उसने कितना काम किया है, व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड, एंड उसने जो परफॉर्म किया है अपने लिए वो रेलेवेंट है या नहीं है। थीम समझना, पहले सिर्फ स्टोरी को समझने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश नहीं कर रहे अपन अभी। याद वो होगा कल, नहीं तो परसों या तरसों। इंपॉर्टेंट आज क्या है, अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो पहले अपन ने क्या करा, वी डिसाइडेड द एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट, बेस्ड ऑन व्हाट, उसका अपन ने देखा कि उसके स्टेटस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, अप्रोच, ये सब है इस्तेमाल करेंगे, ये सब नहीं है इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर ठान लिया इस्तेमाल करेंगे, फिर अपन क्या देखेंगे, उसका नेचर एंड स्कोप, जो उसने काम किया है, और जो उसने काम किया है क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट है भी या नहीं है। आया ध्यान में, whether it is relevant for me or not. Then next, external auditor shall make all the significant judgments and perform more work. अब ध्यान से देखना, एक्सटेंट की बात कर रहे थे ना, स्टॉक चेक किया इंटरनल ऑडिटर ने, तो मैं पूरा स्टॉक का उसका काम इस्तेमाल नहीं करूंगा, आई शुड बी सफिशिएंटली सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व। तो कौन से केसेस में आई शुड बी सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व रे, कौन से केसेस में आई शुड बी सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व? तो वो क्या बोलता है, अगर आपको लगता है, अगर नहीं चाहिए तो यूज नहीं करेंगे, बट आपको अगर लगता है कि देयर इज लोअर कॉम्पिटेंस, द अप्रोच वाज पुअर, द स्टेटस इज लोअर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वर रॉन्ग, इज नॉट ऑब्जेक्टिव, आई विल इन्वॉल्व मोर माई सेल्फ। क्या लिखता है, एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेक ऑल सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स व्हाट, इंपॉर्टेंट मटेरियल,
सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड परफॉर्म मोर वर्क. ज्यादा से ज्यादा काम कहां करेगा? एक तो देखो ये एक पार्ट है. सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो होंगे ना, ही विल नॉट गिव दिस टास्क टू द इंटरनल ऑडिटर, इट विल बी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. बराबर के नहीं? एंड नंबर टू, ही विल परफॉर्म मोर वर्क इन विच एरियाज वेयर ही फाइंड्स दैट देयर इज लोअर ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स नॉट अप टू डेट, एटसेट्रा एटसेट्रा. उसमें मैं ज्यादा काम करेगा. नंबर टू, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ द ऑडिट रे. उसमें मैं थोड़ी बोल सकता हूं उसको कि तू मेरे लिए प्लानिंग परफॉर्मिंग कर दे. होएगा क्या ऐसे? नहीं. Planning and performing and evaluating audit evidence. I will evaluate the audit evidence. I will not tell him to evaluate the audit evidence. And last point क्या है? High risk areas. इन चीजों में what I will do? I will do more work. किसमें किसमें? बोलो. Planning and performing, evaluating. ये सब मेरा कोर काम है ना भाई. Planning, performing, audit evidence को evaluate करना, high risk areas में ध्यान देना, मेरा कोर काम है. I will work more in it. समझा नहीं समझा? So कहता है he should be sufficiently involved in the audit and communicate a TCWG with the planned scope and timing of the use of internal auditors work as per SA 260. Communication with those charged with governance. बराबर? समझा नहीं समझा आपको? Yes, easy है. So अब क्या होता है? खत्म हो गया पार्ट 1. अब अगर अपन यूज करते हैं तो क्या होता है? ध्यान से देखना है. इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर पहले मिलने का और क्या डिस्कस करने का कि भाई मैं तेरा काम यूज करने वाला हूं तो तू ऐसे ऐसे काम करना, जैसे अपन ने 600 में बोला था, एडवाइस करो से. नंबर 2, उसके रिपोर्ट्स को रीड करो और अगर आपको उसमें कुछ क्या क्या बोलते हैं, उसके रिपोर्ट्स को रीड किया ना, उसको रिपोर्ट्स को रीड करो. बराबर? एंड देन व्हाट? परफॉर्म सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, राइट? हाउ वेदर इज प्रॉपरली प्लान्ड, जो उसने एविडेंस कलेक्ट किया, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट एंड कंक्लूजन्स आर प्रॉपर और नॉट. एक थीम समझ में आया क्या? डोंट वरी अबाउट वेदर यू कैन रिटेन ऑल दिस थिंग्स और नॉट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हैव यू अंडरस्टूड दिस. अगर फिर डिसाइड कर लिया यूज करने का है तो क्या होएगा? मैंने डिस्कस करने का कि भाई तेरा काम मुझे ऐसे ऐसे इस्तेमाल होने वाला है. फिर सेकंड क्या बोलता है? मैं उसके रिपोर्ट्स को रीड करूंगा, फिर उन रिपोर्ट्स को इवैल्यूएशन करूंगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दीज थिंग्स. स्टार स्टार मार्क करा है देखो, उधर इधर भी स्टार है ऊपर, इधर भी स्टार है. मतलब उसका इवैल्यूएशन कितना ज्यादा करूंगा डिपेंड करता है कि उसका वो हाई रिस्क एरिया है क्या. वही पॉइंट्स है ना. हाई रिस्क एरिया है तो इवैल्यूएशन ज्यादा करूंगा, प्लानिंग परफॉर्मिंग है तो ज्यादा करूंगा, एविडेंस को इवैल्यूएट करना. एंड अकॉर्डिंगली आई विल कम टू द कंक्लूजन कि उसने बराबर से प्लानिंग करा है, एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लिया एंड कंक्लूजन अप्रोप्रिएट है या नहीं. समझा नहीं समझा आपको? बोलो हाँ या ना. यस. सो दिस इज द पार्ट 1, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. 30 सेकेंड्स लास्ट. फटाफट जितना है वो हेडिंग्स मेरे को बोल देना. खत्म करो बात को. बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या है? बोलो ना. डिटरमाइनिंग यूजिंग द, मतलब वहां से पार्ट 1 की बात कर रहे. डिटरमाइनिंग द एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट. परफेक्ट है. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? वी हैव टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी यूज्ड. एंड थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? वी आर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या देखना है? इफ एट ऑल वी वांट टू यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, वी शुड चेक व्हाट हिज स्कोप, स्टेटस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड हिज अप्रोच. अगर ये नहीं है तो डोंट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. पार्ट 1 खत्म. इजी है क्या? एकदम. वेरी गुड. सेकेंड, इसमें पार्ट सेकेंड स्टेज में क्या है? डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी यूज्ड. बराबर? सो क्या होना चाहिए? इंटरनल ऑडिटर पहले आता है. क्या होता है? जरा जोर लगाओ नहीं तो दिखाता हूं आपको. इंटरनल ऑडिटर था, एक्सटर्नल ऑडिटर था. इंटरनल ऑडिटर के आगे क्या लिखा था ना? देख लो. नहीं याद आता है अभी, टाइम नहीं है इसलिए. क्या लिखा था इंटरनल ऑडिटर? वी शुड कंसीडर द नेचर एंड स्कोप. अब अपन यूज कर रहे हैं तो उसने क्या क्या यूज करा है, वो अपने लिए कितना रेलेवेंट है वो देखेंगे. और इंटरनल ऑडिटर का ये होने के बाद एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा? What will external auditor do? He should be making all the significant judgments and be sufficiently involved in where there is lower objectivity, competence, status, approach. Second, planning, performing, evaluating, audit, evidence and high risk areas. Second part खत्म हो गया. Third में क्या है? Using तो क्या है? Discuss. Second क्या? Read his internal audit report. Evaluate करो.
बराबर, अबाउट व्हाट, कि प्रॉपरली प्लान, एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट किया नहीं करा है, एविडेंस ऑब्टेन, और लास्ट में क्या कंक्लूजन जो पहुंचे है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है. दैट्स इट. Talking about the requirements of essay number 610. ध्यान से देखना, इसका इफेक्टिव डेट क्या है. इट्स 1 अप्रैल 2016, अभी का ही है, राइट. तो इसके लिए ये रिवाइज वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनना, समझना. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं, कुछ हेडिंग्स को देखते हैं. ध्यान से सुनना. डिटरमाइनिंग वेदर यूज करने का कि नहीं करने का, कौन से एरिया में यूज करने का और कितने हद तक यूज करने का. ये लिखा है क्या अपन ने, डिटरमाइनिंग वेदर, टू व्हाट एक्सटेंट एंड इन विच एरियाज, टू व्हाट एक्सटेंट एंड इन विच एरियाज वी आर सपोज टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड. समझ में आया आपको. स्टेप बाय स्टेप अभी एकदम अच्छे से समझना, पूरा पूरा अंदर जाएगा अभी बॉडी के. नंबर 2, ये था हेडिंग नंबर ए. नंबर 2 दैट इज बी. अगर आपने ठान लिया कि यूज करने का है, डिसाइड कर लिया कौन से एरियाज में और डिसाइड कर लिया कितने हद तक, फिर अब डिसाइड करेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क, कि कौन सा काम इस्तेमाल करना है और वो काम कितने हद तक यूज करना है. पहले क्या डिसाइड किया था, पहले तो डिसाइड करना था यूज कर सकते हैं क्या. यूज कर सकते हैं तो कौन से एरिया में और कौन से एरिया में कितने हद तक. वापस से बोलूं, पहले तो क्या डिसाइड किया था, यूज कर सकते हैं क्या. अगर कर सकते हैं तो कौन से एरिया में, कौन से एरिया में कितने हद तक. अब डिसाइड हो चुका है एरिया, तो इस एरिया में किस तरीके का काम चाहिए और वो काम कितने हद तक इस्तेमाल करेंगे. दैट इज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क. पहले क्या बोला था कि उसका काम इस्तेमाल करना है, कौन से काम एरिया में इस्तेमाल करना है और वो कितने हद तक. फिर अब ये एरिया डिसाइड हो चुका है, तो इस एरिया में कौन सा काम लेना है और वो काम कितने हद तक. आया ध्यान में आपको. बी एंड सी इज वी आर एक्चुअली यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. समझ में आया आपको. सो दिस इज व्हाट 3 हेडिंग्स वी डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट पार्ट. क्योंकि अगर आप आगे जाओगे, आप देखोगे, सो अब वो क्या बोलता है, वापस से सेम है, आपको मजा आएगा. यूज करना क्या, कौन से एरिया में, कितने हद तक, बट क्या बोलता है, टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस. दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट. We will first do the first part, that is using the work of internal auditor. तो इतना सिंपल हो गया. अब अंदर का पढ़ते हैं, बहुत इजी हो गया आपके लिए स्टैंडर्ड. सो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट कि वेदर वी कैन यूज इट इन विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट. सो फर्स्ट कहता है वी हैव टू इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. कीप चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, गो थ्रू द चार्ट ऑल्सो व्हेन आई एम रीडिंग द पॉइंट्स, बिकॉज बुक का और चार्ट का जब मिलन हो जाएगा, एग्जाम के एक दिन पहले बुक नहीं भी पढ़ा तो भी चलता है, चार्ट पढ़ लिया क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले बहुत कुछ पढ़ना है. राइट, वी हैव टू कवर स्टैंडर्ड्स, वी हैव टू कवर द n नंबर ऑफ चैप्टर्स, राइट, आरटीपी सजेस्टेड व्हाट नॉट. तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये चार्ट्स, ये समरीज पहले ही उस दिन की, मैंने बोला था उस दिन की तैयारी आज कर रहे हैं. सो ध्यान से देखना. सो चार्ट में है क्या, इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन. बोलो है क्या नहीं है. अब अपन ने क्या लिखा था इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन में, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट बाय इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग. क्या क्या इवैल्यूएट किया, द एक्सटेंट टू विच द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, उसको ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इज्जत मिल रही है, उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अपने लिए कितने रेलेवेंट है, प्लस वो ऑब्जेक्टिविटी मतलब बायस नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी बायस. उसका कॉम्पिटेंस लेवल कितना है, वो कितना होशियार है, कितनी बुद्धि है उसके अंदर. नंबर 3, उसका सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, अच्छे से काम करा है क्या, क्योंकि अपने को क्वालिटी भी चाहिए. सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इफ वी वांट टू यूज वेदर का आंसर है ये, वेदर यू वांट टू यूज द वर्क ऑफ हिज. सो वी से यस वी वांट टू, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग टू इंटरनल ऑडिटर ना, इसलिए तो बातचीत चालू है. तो वो क्या बोलता है यहाँ पे कि यूज करना है, तो पहले आप क्या देखो,
उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसका कॉम्पिटेंस, उसका अप्रोच, उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्या वो आपके लिए सूटेबल है क्या, ये सब चीजें देखो, तो तब आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू कैन यूज द वर्क और नॉट. नेक्स्ट आगे बात करते हैं. बट वो बोलता है, ही शैल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर डिटरमाइंस दैट the status and relevant policies and procedures do not support the objectivity. मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट था, वो पॉइंट यहां पे छापा है क्या? बस ऊपर बोलता है यूज कर सकते हैं जब है, यूज नहीं कर सकते जब नहीं है. अपन ने चार्ट में सिंपल एक एरो डाल दिया और बोल दिया इफ नॉट एप्लीकेबल देन डोंट यूज इट. अपन वापस थोड़ी पूरा लिखते बैठेंगे, अपने को समरी करना है ना इसकी. एग्जाम में आया तो पूरा पूरा लिखने का, क्योंकि अपने को लेंथ बड़ी करनी है आंसर की, बराबर ना. और पीएम, या अभी तो पीएम नहीं है न्यू सिलेबस में, बट आपको मालूम है कि पहले आपने ऑडिट पढ़ा है, कितने लंबे लंबे आंसर्स लिखते हैं, राइट. सो दिस इज इट. आगे द फंक्शन लैक्स कॉम्पिटेंस है क्या? सेकंड में भी यहां वो लिखा है. थर्ड में क्या बोलता है? डज नॉट अप्लाई. क्या बोलता है? डज नॉट अप्लाई सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच. ये लिखा है क्या यहां पे? सो इज आर चार्ट का फर्स्ट पार्ट, मतलब चार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट क्लियर है क्या एकदम? बोलो यस और नो. सो अब आपको इतना पढ़ने के बाद और अच्छी क्लैरिटी आ गई. यस. सो अब बोलो, अब दिमाग में होएगा फिट. अब सिंपल एकदम रिलैक्स मोड में पढ़ना कि हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर का काम इस्तेमाल करने के लिए. काम इस्तेमाल करना है तो पहले डिसाइड करेंगे कि भाई काम इस्तेमाल करने का क्या है इसका. सो इफ यू वांट टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, व्हाट ऑल थिंग्स शुड वी डिसाइड कि यूज करने का है, तो ही शुड बी व्हाट? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू सपोर्ट हिज ऑब्जेक्टिविटी. ही शुड बी कॉम्पिटेंट. इट्स अप्रोच शुड बी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन. उसका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है? इफ दिस इज गुड, यूज इट. If it does not apply, don't use it. The topic is over. Then if we decide to use at all, second part बोलता है determine the nature and extent of the work to be used. बराबर, कि कौन सा काम कितने हद तक. तो पहले क्या बोलता है? As a basis of determining the areas and the extent to which the work of the internal audit function can be used, external auditor shall consider, external auditor shall consider क्या? The, ध्यान में देखना ये चार्ट में है कि नहीं है, आप समझते रहना. द नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क दैट हैज बीन परफॉर्म्ड और इज प्लान टू बी परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इट्स रेलेवेंस टू द एक्सटर्नल ऑडिटर्स ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ओवरऑल ऑडिट प्लान. मतलब अपन ने चार्ट में उसको कैसे बनाया? इंटरनल ऑडिटर को खड़ा किया और अपन ने देखा कि भाई इंटरनल ऑडिटर, व्हाट इज योर नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क and whether that work is relevant to our audit strategy and our audit plan. समझा नहीं समझा आपको? That's it. First step was to decide whether you can use the work of that guy. If at all you decide to use the work of that guy, check what that guy has done. समझा? Simple, keep it simple. What that guy has done. So to check that, we have to see what is the nature and what is the scope of your work. And whether your scope, your nature of work, is it relevant to support my audit strategy and my audit plan? If it is, then I will, okay, I'll go ahead now. Otherwise, if it is not relevant at all, why will I select it? समझा नहीं समझा आपको? आगे. Then the external auditor. What will the external auditor do? Then I decided कि okay, your work is like that, ना? Okay, I'll use it. मैं इस्तेमाल करेगा. But सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? External auditor बोल रहे हैं, देख भाई, जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स होंगे, ओपिनियन देने का, हाई रिस्क एरियाज को देखने का, ये वो सारा काम कौन करेगा? ऑल द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन द ऑडिट, बराबर. इट शैल बी डन बाय हूं? एक्सटर्नल ऑडिटर. क्या बोलता है? इट शैल बी डन. इट, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी ऑप्शन टू एक्सटर्नल ऑडिटर की लाइक इफ यू वांट यू कैन डू इट. इट्स लाइक यू हैव टू डू इट बाबा. You cannot delegate the significant matter to whom the other person. It's your responsibility. Whole and soul you are appointed for that task. उसके लिए आया भाई तू वो delegate नहीं कर सकता किसी और को. तो standard बोलता है देख भाई, you can use the work of the internal auditor. But what we are saying कि if at all any significant judgments are to be made, you are supposed to make it. No excuse, no option.
आया ध्यान में? आगे, टू प्रिवेंट अनड्यू यूज ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, शैल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क. अब लेस वर्क कब करना? एंड परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली. वो खुद से डायरेक्टली, देखो सिग्निफिकेंट जजमेंट होगा तो वो खुद से पूरा काम करेगा, बट सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट उसका कब ज्यादा होगा? तो नंबर 1 बोलता है वेर मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व. सिग्निफिकेंट नहीं, बट ज्यादा अनुमान लगाना पड़ता है किसमें? ऑडिट को प्लान और परफॉर्म करना है तो. नंबर 2 क्या बोलता है? ऑडिट एविडेंस को इवैल्यूएट करना है तो. आई कैन नॉट से कि यू इवैल्यूएट द ऑडिट एविडेंस, यू गिव मी द कंक्लूजन एंड देन आई विल यूज इट. दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. नो, नॉट पॉसिबल, नॉट हैपनिंग. नहीं समझा आपको? वापस से समझो. दिस इन्वॉल्व्स मोर जजमेंट, अनुमान, अंदाजा. हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंड द वर्क इज टू बी कैरिड आउट. सो आई कैन नॉट से इंटरनल ऑडिटर को कि भाई ये काम कर ले, तू पूरा ऑडिट को प्लान कर, परफॉर्म कर, गिव मी द कंक्लूजन एंड आई विल यूज दैट कंक्लूजन. दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ना. कैन आई डू दैट? नो. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? इवैल्यूएटिंग द ऑडिट एविडेंस. ओके, यू डोंट गिव द ओपिनियन. व्हाट यू डू इज, सी दिस इज द एविडेंस आई हैव, यू टेक इट, यू इवैल्यूएट इट, व्हाट यू वांट टू से, गिव इट टू मी, देन आई विल फॉर्म. नो, क्योंकि एविडेंस इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्म द ओपिनियन. So judgment is again involved where? In evaluating the audit evidence. So I have to more be involved in what? In these activities where more judgment is required. समझ में आया? So इस केस में मैं उसको नहीं बोल सकता भाई तू कर ले, and बोलेंगा भी तो भी मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट किसका होना चाहिए? मेरा, प्रिंसिपल ऑडिटर का. समझा? तो कहां है अपन? क्या बोल रहे थे अपन? समझने की कोशिश करो. फर्स्ट पार्ट अपन क्या बोल रहे हैं कि देख भाई, कैन आई यूज योर वर्क? इफ एट ऑल आई हैव टू यूज द वर्क, आई हैव टू चेक योर ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्टेटस क्या है. नंबर 2 क्या बोलता है? मैं तुम्हारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स तुम्हारे ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करती है क्या? क्योंकि तुम मैनेजमेंट के लोग हैं, तुम बायस हो सकते हो. आई वॉन्ट टू चेक वेदर यू आर ऑब्जेक्टिव और नॉट. नंबर 3 बोलता है तू होशियार है क्या? है क्या तू वर्दी इनफ, कॉम्पिटेंट इनफ है क्या कि तू जॉब कर सकता है वो बराबर से? एंड लास्ट में बोलता है कि तूने वो बराबर से सही ढंग से काम करा है कि नहीं करा. अब व्हाट इज योर अप्रोच? ये सब बढ़िया है, यूज करेगा तेरा काम. अगर नहीं है तो मैं काम इस्तेमाल नहीं करेगा. कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं. सिंपल है. दिमाग के अंदर जा रहा क्या? कीप दैट स्टोरी इन योर माइंड. देन आई गो अहेड, आई से यस आई विल यूज द वर्क, बट टू व्हाट एक्सटेंट? टू व्हाट एक्सटेंट आई शुड यूज? तो मैं पहले क्या देखेंगे? भाई इंटरनल ऑडिटर इधर आ. व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ योर वर्क? इज इट रेलेवेंट टू माई ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान? नहीं, बताना भाई तू क्या काम कर रहा है, कितना काम करा तूने, क्या वो मेरे ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लानिंग से रिलेवेंट है क्या, बराबर है क्या? तो बोलता हाँ है तो इस्तेमाल करो, नहीं है तो मत करो. बराबर. फिर उसमें क्या बोलता है? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स अगर होंगे तो मैं पूरे महीज देगा, मैं तेरे को नहीं देने दूंगा. बट ध्यान रखना, जहां पे भी ज्यादा जजमेंट आएगा मैं मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट मेरा होगा, इवन इफ आई एम यूजिंग द वर्क. एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोल रहा हूं? ऑडिट को प्लान परफॉर्म करना है, एविडेंस को इवैल्यूएट करना है, हाई रिस्क एरियाज है. आगे का देखते हैं अपन. क्या बोलता है? हायर दी असेस्ड रिस्क. रिस्क एरिया ज्यादा है ना, मैं देखेगा भाई, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट मेरा होगा. समझ में आ रहा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? उसका अगर लेस क्या है, स्टेटस एकदम कम है, बराबर. पहले क्या बोला था? अगर है ही नहीं. ऊपर क्या बोला था सेकंड इसमें? इफ दे डू नॉट अप्लाई तो यूज ही नहीं करने का. बट अगर आपको लगता है कि मतलब थोड़ी इज्जत है, ऊपर के इसमें एक्सट्रीम बोला है तो यूज करो, नहीं है तो मत करो, बीच में है तो क्या करो? यू ए बी इन्वॉल्व मैक्सिमम इन इट. इसलिए मैंने क्या वो चार्ट में लिखा था लोअर, फिर वो वहां पे वापस पीछे आ गया है. दिख रहा है क्या आपको? ऐसे दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो वही पॉइंट्स लिखे. लोअर स्टेटस, डू नॉट सपोर्ट दी ऑब्जेक्टिविटी, सब क्या है? ये लेस है, बराबर. एंड देयर इज कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो व्हाट? लोअर लेवल पे. सो ऑफ द 3 पॉइंट्स वी डिस्कस्ड ऑन टॉप इन द फर्स्ट. हेलो, हेलो, द फर्स्ट 3 पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड. तो क्या होगा उसमें? अगर वो लोअर है तो वी विल बी मोर इन्वॉल्व, हायर है तो ठीक है, नहीं है तो यूज ही नहीं करने का, बीच में है तो अपन ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेने का. समझा नहीं समझा? वेरी गुड. देन द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल आल्सो इवैल्यूएट वेदर इन एग्रीगेट यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू द एक्सटेंट प्लान will still result in the ये 2 पॉइंट्स है ना, नहीं है चार्ट में, है शायद, है वो चार्ट में है, राइट साइड में लिखा है मैंने. The external auditor shall also evaluate the aggregate using the work of internal auditor
to the extent would still result in external auditor being sufficiently involved in the audit. वो कैसा होना चाहिए? इन्वॉल्व. एंड एज पर से 260 कम्युनिकेट इट टू द TCWG और मैनेजमेंट द प्लान स्कोप ऑफ द यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. गया बॉडी के अंदर. आगे बढ़ू यहां से. फिर अब डिसाइड करते हैं अपन, हाँ भाई एक्चुअली यूज करते हैं इसका काम. और अब डिसाइड कर लिया काम इस्तेमाल करना है, तो क्या करते हैं? इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, he shall discuss the planned use of the work. है क्या? दोनों आने का, डिस्कस करने का, जाने का. planned use of its work on the basis of coordinating their respective activities. Then the external auditor shall read the reports of the internal audit function relating to the work of the function that the external auditor plans to use and obtain understanding of the nature and extent of the audit procedures it performed. क्या करा तुमने? अंडरस्टैंडिंग लो. सेम एज वी स्टडीड इन SA 600. आगे बोलते हैं the external auditor shall perform sufficient audit procedures on the body of the work of internal audit function. तुमने क्या किया है, मैं क्या करेगा, उसको evaluate करेगा. Depends upon, क्या बोलता है वो, external plans to use the determine its adequacy for the purpose of the audit. Whether, ध्यान से देखना कि तुमने properly, तुमने तुम्हारा काम plan, perform, supervise, review, documented हुआ कि नहीं हुआ. मतलब मैंने उसमें लिखा है planned. आगे अपन करेंगे प्लान, रिव्यूड, परफॉर्म, सुपरविजन, वो सब अपना एक इसमें आता है. सेकंड बोलता है कि तुमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया क्या, और जो कंक्लूजन तुमने दिया वो कंक्लूजन अप्रोप्रिएट है क्या. मैं वो इवैल्यूएशन करूंगा एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर कि तुमने काम कराना, तुमने तुम्हारा काम प्रॉपरली प्लान किया क्या, उसको प्रॉपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लिया क्या, और जो कंक्लूजन तुम पहुंचे हो वो कंक्लूजन बराबर है क्या, नहीं है. आई विल रिव्यू ऑल दिस एक्टिविटीज. ठीक है. देन द नेचर, ये पॉइंट देखना, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोसीजर शैल बी रिस्पॉन्सिव. ये कितना कम करने का मतलब, ये जो ऊपर का जो पार्ट है नहीं है, ये रिव्यू कम करने का या ज्यादा करना किस पे निर्भर करेगा? वापस से कि इसके ऊपर जजमेंट कितना इन्वॉल्व है. वो स्टार मार्क मारा था ना, किस पे डिपेंड करता है वो, कितना जजमेंट इन्वॉल्व है, रिस्क कितना है, उसका स्टेटस क्या है, पॉलिसीज प्रोसीजर ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या है, उसका कॉम्पिटेंस लेवल क्या है. वापस सेम पॉइंट्स आ गए क्या? तो जो स्टार मार्क करा था वापस, मतलब देखना वही चीजें तीन जगह फैल रही है, बराबर के नहीं. सिंपल. देन द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल आल्सो इवैल्यूएट वेदर एक्सटर्नल ऑडिटर्स कंक्लूजन्स, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल आल्सो इवैल्यूएट वेदर द एक्सटर्नल ऑडिटर्स कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड डिटरमिनेशन ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द यूज ऑफ वर्क आर अप्रोप्रिएट. मतलब मैं उसके ऊपर भरोसा रख रहा हूं वो भाई करेक्ट है या नहीं है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है. दैट्स इट, ओवर. बोलो क्या डिफिकल्टी है इसके अंदर? कुछ है क्या इसके अंदर? नहीं, नथिंग, ओवर. सो कैन वी प्रोसीड नाउ? यस. सो नाउ वी गो ऑन टू वेयर पार्ट 2 ऑफ SA 610. खत्म नहीं हुआ, सब 6 पेजेस का स्टैंडर्ड है. नाउ लेस्ट 3 पेजेस बचे, इससे 2 पेजेस, 1, 2 एंड 2.5 पेज बचा हुआ है. ओवर, कोई टेंशन नहीं है इसमें. अब वापस से जब अपन आते हैं अपने चार्ट पे आएंगे. अपने को चार्ट इजी लग रहा है क्या? अपने को ये चार्ट फॉर्म इजी लग रहा है क्या? परफेक्ट. सो अब ध्यान से देखना, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल है. पार्ट 2 क्या बोलता है? यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड व्हाट? डायरेक्ट असिस्टेंस. उसका काम इस्तेमाल नहीं करने का बोलते हैं, बोलते हैं उसको इस्तेमाल करने का. जैसे आप इंटर्न्स को कैसे लेते हैं, भाई तू वाउचिंग कर, चल वैसे तू चल मेरे लिए ये काम कर. डायरेक्ट अपन काम कराने का उससे. तो वापस से इसको थीम समझते हैं. इसको क्या बोलता है ये? सबसे पहले 3 हेडिंग सेम रहेंगी, मैं आपको बताता हूं. डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट असिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस कैन बी यूज्ड. नंबर 2 क्या बोलता है? डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्ट असिस्टेंस, बराबर, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क. थर्ड पॉइंट क्या बोलेगा? ऑब्वियसली यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस. देखो कुछ भी नहीं. एंड लास्ट में सबका क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन. द स्टैंडर्ड इज ओवर. मतलब हेडिंग जो अपन ने पार्ट 1 में पढ़े थे वही पार्ट 2 के भी हेडिंग्स है, बस अंदर का कंटेंट चेंज होगा. अब क्या हाथ से वो देखते हैं. सबसे पहले सेम अपन ने पहले क्या बोला था, थीम आपके दिमाग में बैठी है, तो पहले अपन ने क्या बोला था पार्ट 1 में भी कि कैन वी यूज द वर्क और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन थिंग्स. क्या थिंग्स थे पार्ट 1 में? यूजिंग द वर्क में उसका स्टेटस, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका अप्रोच एंड उसका कॉम्पिटेंस.
बराबर है तो करो, नहीं है तो मत करो। इधर क्या बोलता है, इधर भी एज बोलता है यूज कर सकते क्या नहीं कर सकते, तो अपन क्या बोलते हैं, कैनॉट यूज व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। कहीं पे भी बोला है अगर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकते हैं, बट इंटरनल ऑडिटर को तुम्हारे काम में यूज नहीं कर सकते, नहीं करने का। पे समझा नहीं समझा, नहीं करने का, कोई लॉ बोला तो। सेकंड क्या बोलता है, व्हेन देयर इज थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। अगर आपको लगता है कि अगर उसको लूंगा मैं, सुनना, उसको लूंगा, उसको अगर कुछ पता चल जाएगा, मैनेजमेंट का आदमी है, बायस हो जाएगा, जाके मैनेजमेंट को बोल देगा, ऑडिटर को, एक्सटर्नल ऑडिटर को ऐसे से पता चला है, अपना ऑडिट का इंडिपेंडेंस कम हो जाएगा। तो आपने को लगता है कि इफ देयर इज अ थ्रेट टू सिक्योर और ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं लेने का उसको, या वो बेवकूफ है, मत लो ना फिर उसको। बट अगर आपको लगता है कि ये सब नहीं है, वापस से क्या, नॉट प्रोहिबिटेड एंड व्हेन देयर इज नो थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस यूज इट, ओवर, खत्म। इज इजी, वेरी इजी। अब वापस से डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी यूज्ड, वापस सेम पॉइंट है, कितने हद तक, तो बोलता है एक्सटर्नल ऑडिटर शुड कंसीडर, वापस क्या दिया, अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इन, सेम पॉइंट से वापस से। मैं उसको, मतलब पहले क्या मैं उसका काम इस्तेमाल करता था, अब मैं क्या बोलता हूँ जानते, मैं उसका काम नहीं ना उसको ले रहा ना, मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू मेरे लिए काम कर, यू प्लान एंड परफॉर्म, यू इवेल्युएट द ऑडिट एविडेंस। यहां पे भी सेम पॉइंट से रिपीट है, खत्म, बोलता नहीं कर सकते। सो बोलता है कंसीडर द अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इन प्लानिंग, परफॉर्मिंग, इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस। सेकंड पॉइंट वही है, असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। सेम पॉइंट से देख लेना, बराबर के नहीं। सो उस केस में अपन ने क्या करना है, अपन ने मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट लेना है, उसका डायरेक्ट असिस्टेंस कम लेना है। फिर उसके बाद शैल नॉट यूज, बराबर, सेम पॉइंट्स, नॉट यूज कब, डायरेक्ट असिस्टेंस इफ इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। कौन से, प्लान, परफॉर्म, इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस। नंबर 2, हाई रिस्क एरियाज। इंपॉर्टेंट इज व्हाट, वेयर वर्क वेयर इंटरनल ऑडिटर्स आर ऑलरेडी इन्वॉल्व। अगर इंटरनल ऑडिटर कोई इंटरनल ऑडिट इस पर्टिकुलर एरिया को ऑलरेडी कर रहे हैं, उन्हीं को नहीं बोलना कि तुम ही वापस तुम्हारा काम चेक करो कि वो बराबर हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं, बराबर के नहीं, और मैं क्या बोलता हूं कि एक काम कर भाई, तूने जो तू काम किया था वो तू चेक कर ले और बता मेरे को सही है कि नहीं, वो बोलेगा सही है साहब। इट इज लाइक कि राइटिंग योर ओन आंसर पेपर एंड चेकिंग बाय योरसेल्फ एंड गिविंग 100 out of 100। सो उस केस में इस्तेमाल करने का नहीं। नंबर 4, डिसीजंस एक्सटर्नल ऑडिटर्स मेक इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना, डिसीजंस एक्सटर्नल ऑडिटर मेक इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे। अब इस एसे में क्या होता है, अपने को एक डिसीजन लेना होता है पार्ट 1 में, समझना, पार्ट 1 में, कि कैन आई यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू चेक द ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, अप्रोच बाय इंटरनल ऑडिटर सही है कि नहीं है। सो मैं वो डिसीजन लूंगा कि सही है या नहीं है। आई एम टेकिंग दिस डिसीजन एज पर दिस एसे, करेक्ट ना। मैं क्या बोलता हूं, आई कॉल द इंटरनल ऑडिटर एंड टेक हिज असिस्टेंस इटसेल्फ टू चेक कि वेदर ही इज कॉम्पिटेंट, वेदर ही इज ऑब्जेक्टिव। पहले क्या बोल रहा था कि वो उसने जो काम किया वही चेक करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब इस एसे के अंदर मुझे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं, देखो यहां अपन ने देखे थे, क्या डिसीजन लेना पड़ता है, किधर गया ये, कि आई कैन यूज द वर्क और नॉट। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आई हैव टू चेक द स्टेटस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स टू सपोर्ट हिज ऑब्जेक्टिविटी। आई हैव टू चेक दोस थिंग्स ना, आई हैव टू डू दैट, बराबर के नहीं। अब मैं क्या बोलता हूं, इंस्टेड ऑफ मी डूइंग, आई कॉल द इंटरनल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर को बोलता हूं कि तू तेरा ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, अप्रोच तू चेक कर ले। सो बिकॉज आई हैव टू टेक दिस डिसीजन अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड ना, वो क्या बोला है, दिस स्टैंडर्ड। सो मैं उस स्टैंडर्ड में उसके लिए उसको बोलूंगा कि तू आ करके, तो वो क्या बोलेगा, हाँ मेरा स्टेटस बहुत अच्छा है। अरे वो डिसीजन मेरे को लेना है ना इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो मैं वो तुझे डेलीगेट नहीं कर सकता, तेरा डायरेक्ट असिस्टेंस भी नहीं ले सकता उस केस में, समझा। तो इस केस में इस्तेमाल मत करो बच्चों। आया क्या ध्यान में आपको, वेरी गुड, इजी एकदम, स्टैंडर्ड है, लग रहा ना पार्ट 2 काफी इजी है। हाँ हो गया। फिर आप क्या, इतना खत्म हो गया। एक बार इतना बोलते क्या अपन भूल गए होंगे। पार्ट 1 यूज कर सकते क्या नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, और देयर इज अ थ्रेट टू व्हाट,
its objectivity or competence. यूज कर सकते हैं when it is not prohibited and there is no threat to competence or objectivity. That's it, simple. सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क किस पे आधारित है? तो वो बोलता है कंसिडर व्हाट, वही सेम पॉइंट्स. क्या बोलो? नंबर 1, मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व. किसमें? प्लानिंग, परफॉर्मिंग, इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस. नंबर 2 क्या बोलता है? हाई रिस्क एरियाज. नंबर 3 क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिविटी. एंड नंबर 4 कॉम्पिटेंस. बराबर ना? ये रहा. सिंपल सिंपल. बट कब यूज नहीं करने का उसका? डायरेक्ट असिस्टेंस. मतलब सुनना, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना. इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन. देयर इज नो थ्रेट टू इट्स ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस, बट स्टिल यू कैनॉट यूज. व्हेन पॉइंट नंबर 1 सिग्निफिकेंट. समझ में आया? ये नॉट टू बी यूज्ड कब आया? ये कहां से आया? ये मतलब यहां पे you can use it. Why you can use it? Because it is not prohibited by law or regulation, nor there is threat to the objectivity or competence. You can use it. But still they say, even if those main checkpoints are saying that you can use it, but if these are the cases which are written in purple, you cannot use it. Bhai. And what is that? Point number 1, involve significant judgment. I cannot use the direct assistance. High risk areas, no, I cannot use the direct assistance. भाई तेरा काम चेक करने के लिए तूने ऑलरेडी जो काम किया है, ते कुछ बोलूंगा चेक कर, नहीं यूज कर सकता. और इस ऐसे से रिलेटेड यदि अगर मुझे कुछ डिसीजंस लेने हैं तो मैं तुझे यूज नहीं कर सकता. समझा नहीं समझा? वेरी गुड. फिर अब यूज करते हैं. समझ में आ गया आपको कि आप कब यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, अपना सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट कहां होना चाहिए, और अगर यूज कर सकते हैं फिर भी नहीं करने का, और इसके अलावा अगर कोई एरिया में यूज करने का है तो कर सकते हैं फिर. बराबर क्या नहीं? तो फिर क्या बोलता है? यूज कर लो. तो क्या कंडीशन है? पॉइंट नंबर 1, प्रायर यूजिंग डायरेक्ट असिस्टेंस. उसका काम इस्तेमाल करने के पहले एक रिटर्न क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए दो लोगों के साथ. एक एंटिटी जिसका ये इंटरनल ऑडिटर है, और दूसरा वो खुद इंटरनल ऑडिटर के साथ, दोनों के साथ लिखित तौर पे आपने एक करार, अग्रीमेंट कर लेना चाहिए. क्या? नंबर 1, एंटिटी के साथ बोलने का, देखो यू विल अलाउ अस टू यूज इंटरनल ऑडिटर फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस. बाद में चिक चिक करने का नहीं, अरे नहीं हम नहीं देंगे इसको, पहले अग्रीमेंट कर लो. नंबर 2, वो जो इंटरनल ऑडिटर है उसके साथ अग्रीमेंट कर लो, तू बाहर जाके किसी को बोलेगा नहीं, अपना कॉन्फिडेंशियलिटी है. तू बोलेगा तो फटके खाएगा तू. ऐसा अग्रीमेंट कर लो. दे विल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. डू यू थिंक इट इज वैलिड? यस. फिर आ गया डायरेक्ट एंड सुपरवाइज. फिर हो गया एक बार, उनको क्या करो? डायरेक्शन सुपरविजन दो. जैसे आप किसको देते हो? आपके इंटर्न्स को देते हो, वैसे उसको फिर लगा लो काम पे. समझा नहीं समझा? हो गया भाई स्टैंडर्ड. और ये पूरी जो प्रोसीजर आपने करी उसको क्या कर लेना है आपने? डॉक्यूमेंट करना. दैट्स इट, ओवर. इजी है ना? पार्ट 2 काफी इजी है. चलिए पहले पढ़ लेते फिर लिख लेंगे. फास्ट फास्ट लिख लेंगे. 620 पढ़ेंगे, देन चैप्टर 3 को स्टार्ट कर देंगे. थोड़ा फास्ट पढ़ो तो चलेगा अभी ये. यस. डिटरमाइनिंग वेदर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस. राइट. द ऑडिटर मे बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, तो नहीं यूज कर सकता. इफ इंटरनल ऑडिटर्स डायरेक्ट असिस्टेंस इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन and external auditor plans to use the internal auditors to provide direct assistance on the audit, the external auditor shall evaluate the existence of threats to objectivity and competence. The external auditor's evaluation of such existence and significance to threat and objectivity shall include inquiry of internal auditors regarding interest and relationship they may create a threat to their objectivity. He shall not use it when there is a threat to the objectivity and they lacks competence. खत्म हो गया. मतलब इतना लिखा उन्होंने, अपन ने भाई 2 शब्दों में बोल दिया. लॉ और रेगुलेशन प्रोहिबिट करता है मत कर, कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी थ्रेट करता है मत कर. अगर ये सब है तो तू कर. समझा नहीं समझा? ओवर. डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट दैट कैन बी. मतलब मैं हमेशा ध्यान में रखना, कंटेंट देख के, साइज देख के कभी डर नहीं जाना. अपन आधे हो जाते, अभी इतना है नहीं, मस्त है. कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, टेंशन नहीं. In determining the nature and extent that may be assigned to the internal auditor, the nature, timing, extent of direction, supervision and review that is appropriate, the external auditor shall consider. क्या क्या चीजें देखनी कि भाई मैं को कितना उसको देना है ज्ञान.
सो कहता है मैक्सिमम अमाउंट, क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व इन, आता है आपको प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस, असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर उसके बाद अपना वो सेम पॉइंट, क्या, थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस, राइट है ना। आगे उसके बाद ही शैल नॉट यूज, मतलब ऊपर अलाउड भी होगा फिर भी यूज नहीं कर सकता, कब, जब उसको सिग्निफिकेंट जजमेंट्स बनाने हैं, हाई रिस्क एरियाज है। अब उसके बाद कहता है रिलेट टू द वर्क इन विच इंटरनल ऑडिटर्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड एंड डिसीजंस और द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस एसे। दिख रहा है ना आपको, दिस एसे, जो ऊपर हमने डिसीजंस लेने थे वो। एंड हैविंग अप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट वेदर इफ सो व्हाट एक्सटेंट can be used direct assistance, the external auditor shall communicate with those charged with governance as per SA 260. आगे the external auditor shall evaluate within aggregate using the internal auditor provide direct, ये सेम पॉइंट्स लिखे हुए जो अपन ने वो पार्ट 1 भी पढ़े थे कि ये जो उसका है ओपिनियन वो अप्रोप्रिएट है या नहीं बराबर से। एंड ही विल बी व्हाट, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी होगी, एक्सटर्नल ऑडिटर की। अब यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, प्रायर टू यूजिंग ही शाल, प्रायर क्या करना चाहिए, रिटर्न अग्रीमेंट, किसके साथ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी, दैट इंटरनल ऑडिटर्स विल बी अलाउड टू फॉलो एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंटरवेंशन एंड दे विल नॉट इंटरवीन, बीच बीच में नहीं करेंगे। Number 2, written agreement with whom the internal auditors that they will be confidentiality and inform the external auditor about any threat to objectivity. Number 2, the external auditor shall then direct and supervise as required by SA 220. पढ़ा था ना, direction, supervision, performance, review and consultation. The nature, timing and extent of direction, supervision and review shall recognize the internal auditors are not independent of the entity and be responsive to the outcome. मतलब अपन ये क्यों करेंगे, तो अपन उनका इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए करेंगे। It shall be checking back to the underlying audit evidence for some work performed by the internal auditors. The direction, supervision, review by external auditor of the work performed by internal auditor shall be sufficient in order for the external auditor is satisfied that internal auditors have obtained sufficient appropriate audit evidence. And in directing, supervising and reviewing work performed by internal auditors, the external auditor shall remain alert for the indications that external auditor evaluations are no longer appropriate. मतलब सिंपल भाषा में वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सारी बातों को डॉक्यूमेंट करने का है। क्या, जितना भी लिखा था अभी तक वही सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। स्टेटस, उसका ऑब्जेक्टिविटी बराबर है कि नहीं, डॉक्यूमेंट करो आपने उसके लिए क्या क्या करा। नंबर 2, अप्रोच बराबर से यूज करा क्या, मतलब उसका अप्रोच सही है क्या, डॉक्यूमेंट करो। उसके बाद द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द, मतलब वो सेकंड पॉइंट था ना, नेचर एंड एक्सटेंट, उसके बारे में आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट करो। आपने क्या, ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब वॉट एवर इज रिटन टिल ईयर, मतलब अभी तक जितना भी करा सब कुछ क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंट करना है। इसी के साथ अपना दोस्तों क्या खत्म हो जाता है, ऐसे नंबर 610। एनी डिफिकल्टी, अरे बोलो हाँ या ना, नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं।